बिजनेस एनवायरनमेंट, आवाज आ रही है आप लोगों को आनी चाहिए, उसमें तो आ जाएगी बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। बेटा व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट आज इसका? बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस का एनवायरनमेंट, बिजनेस का कौन सा एनवायरनमेंट बताओ बेटा? बिजनेस एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट मींस द एनवायरनमेंट इन विच बिजनेस एग्जिस्ट, वो एनवायरनमेंट जो बिजनेस जहां पर एग्जिस्ट करता हो। व्हाट इज एनवायरनमेंट? सराउंडिंग बेटा, द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट, जहां बिजनेस एग्जिस्ट करता है वो सराउंडिंग लिख लो बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट होती है। द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट, जहां पर बिजनेस हो रहा है, द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट, जहां पर बिजनेस की एग्जिस्टेंस है उसके आसपास की जो सराउंडिंग होती है उसे बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट। अब लिखो एनवायरनमेंट स्कैनिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट लिखा आपने, बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या लिखा बेटा? द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट, जहां बिजनेस एग्जिस्ट करता है आसपास की जो सराउंडिंग होती है उसे बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट बेटा। जैसे कि आप अगर अमेरिका में बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस एनवायरनमेंट अलग होगा, जब आप इंडिया में बिजनेस करोगे तो बिजनेस एनवायरनमेंट अलग होगा बेटा। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट में काफी कंपोनेंट होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। दूसरा लिखो एनवायरनमेंट स्कैनिंग। एनवायरनमेंट स्कैनिंग, एनवायरनमेंट स्कैनिंग लिखो बेटा, तेज तेज लिखो, एनवायरनमेंट स्कैनिंग। The total awareness and understanding of the surrounding in which business exists is known as, चलो फिर से लिखो, the total awareness of the total awareness of, लिखा बेटा, the total awareness of the surrounding in which business exists is known as environment scanning। जो हमने पढ़ा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है भाई, है ना? द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट, जिस सराउंडिंग में बिजनेस एग्जिस्ट करता है, जहां पर आपका बिजनेस है उसे बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट बेटा। बिजनेस का एनवायरनमेंट, बिजनेस का कल्चर, है ना? दूसरा है बेटा एनवायरनमेंट स्कैनिंग। स्कैन क्या होता है? आप जाते हो बेटा मेडिकल, आप अपनी बॉडी चेकअप कराते हो, स्कैन होता नहीं होता है? आप क्यूआर स्कैन करते हो तो क्यूआर ऐसे तो स्कैन नहीं हो जाता नॉर्मली, वो अच्छे से स्कैन होता है ताकि जिसका पेमेंट, जिसके गेटवे ऑफ पेमेंट जिसका हो उसी के उसके में भी जाए। अगर थोड़ा सा तुम क्यूआर में चेंज कर दोगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, पेमेंट किसी को जानी थी और किसी को चली जाएगी। तो एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होती है बेटा? द टोटल अवेयरनेस इन विच बिजनेस एग्जिस्ट इज नोन एज एनवायरनमेंट स्कैनिंग बेटा। आसपास, व्हाई एनवायरनमेंट स्कैनिंग इज इंपॉर्टेंट बेटा? एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्यों जरूरी है? अगर भाई एनवायरनमेंट स्कैन नहीं करेंगे तो हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे इसकी सराउंडिंग की एरिया के हिसाब से। बताओ भाई आरिस खान, एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्यों जरूरी है? सर एनवायरनमेंट स्कैनिंग इसलिए भी जरूरी है, इसलिए भी जरूरी है, बताओ ना यार। एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्यों जरूरी है? आपने एनवायरनमेंट स्कैनिंग में क्या पढ़ी? द कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ द कल्चर। एक हर जगह का कल्चर क्या होता है बेटा? अलग होता है, अलग होता है। कहीं के लोग अमीर होते हैं, कहीं के लोग गरीब होते हैं, है भाई? हाँ। अब अमीरों में तुम फुटपटिया बेचोगे, फुटपटिया तो नहीं बिकेगी ना अमीरों में ना। अमीरों में तो अच्छी गाड़ी बिकेगी, बताओ भाई। हाँ। अब पाकिस्तान में आज भी कौन सी गाड़ियां चल रही हैं? बेकार गाड़ियां चल रही हैं। यहाँ पर महंगी महंगी गाड़ियां चल रही हैं, क्यों चल रही हैं भाई? यहाँ के लोग अमीर हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अब तुम भाई मुंबई में जाओगे, मुंबई में हर गेट पे तुम्हें बुगाटी, ये बड़ी से बड़ी गाड़ी खड़ी मिल जाएगी, बरेली में तो नहीं मिलेगी ना तुम्हें। तो ये क्या है बेटा? कल्चर है वहाँ का। कल्चर सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ के लोग मतलब इस्लामिक कल्चर है या हिंदुइज्म कल्चर है। सिर्फ कल्चर जो होता है वो रिलीजियस नहीं होता है, कल्चर जो होता है वो इकोनॉमिकल भी होता है, कल्चर जो होता है वो अभी हम पढ़ेंगे सारा। ठीक है, द कंप्लीट अवेयरनेस इन विच बिजनेस एग्जिस्ट इज नोन एज एनवायरनमेंट स्कैनिंग। एनवायरनमेंट स्कैनिंग इज इम्पोर्टेंट। एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्यों है बेटा इंपॉर्टेंट? फॉर डिसीजन मेकिंग, व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी डोंट हैव टू डू। फॉर द मैनेजमेंट के लिए एनवायरनमेंट स्कैनिंग इसलिए जरूरी है बेटा, अगर मैनेजमेंट एनवायरनमेंट स्कैनिंग नहीं करेगा तो वो डिसीजन कैसे लेगा?
यार ये व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सारे मैनेजमेंट के रूल होते हैं। नहीं तो पढ़ते जरूर आप इकोनॉमी में हो, लेकिन होते तो डिसीजन तो ये मैनेजमेंट ही लेता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। अब इन सब चीजों के लिए आपको इकोनॉमी पढ़नी, इन सब चीजों के लिए आपको आसपास का कल्चर देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा, आपको स्कैन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। किसी ने आपसे कह दिया यहाँ के सारे लोग अमीर है, तो भाई किसी के कहने से अमीर थोड़ी हो जाएंगे सारे लोग। देखो अमीरों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड होता है वो अलग होता है, और गरीबों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड होता है वो क्या होता है बेटा, अलग होता है। अब इस अलग अलग के वजह से इसे बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। हर जगह का बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, चेंज होता है। अब ठीक है बेटा, डिसीजन मेकिंग के लिए इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या होती है, आरएस का वो अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस जरूरी होती है। इन्वायरमेंट स्कैनिंग बिजनेस डिसीजंस के लिए क्या होती है बेटा, जरूरी होती है भाई। अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है और कहीं कहीं पर रेस्ट्रिक्शंस भी लगाता है। अब देखो भाई सरकार की कुछ कुछ पॉलिसीज हैं कि आप यहाँ पर ये चीज नहीं बेच सकते। बहुत सी चीज क्या होती है बेटा, बैन होती हैं। जैसे कि आप मान लो बीफ का मीट है ना भाई, बीफ है, मीट क्या, मीट तो भैंस का है, बीफ है, तो वो आप उत्तर प्रदेश में नहीं बेच सकते, और वही चीज आप कोलकाता में बेच सकते हो। तो ये क्या भाई आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी तो नहीं है ना। आप भैया यहाँ पर आपके लिए क्या है, रेस्ट्रिक्शंस है, एज यूपी में है ना, आपको रेस्ट्रिक्शंस है। तो अगर आप पढ़ोगे नहीं, मान लो आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन नहीं किया, आपको ये नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में बीफ जो है वो मतलब नहीं कर सकता, रेस्ट्रिक्टेड है, और आपने काट दिया, तो आपको जेल होगी नहीं होगी। तो आपके लिए इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट जरूरी है, क्योंकि इसमें लीगल भी पढ़ोगे आप आगे चल के। भाई लीगल पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, बोलो। अभी हमने क्या पढ़ा बेटा, व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्टिंग, जो बिजनेस पे इफेक्ट डाले, जो बिजनेस पे इफेक्ट डाले पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली, तो वो होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। उसे स्कैन करना जरूरी है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग की बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कुछ है नहीं बेटा। एनवायरनमेंट स्कैनिंग। अब लिखो बेटा, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बुक में काफी फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक हैं, तुम अपने हिसाब से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पांच लिख लो, ज्यादा नहीं लिखना, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक इसमें भी है भाई, पहला लिखो डायनामिक। भाई डायनामिक क्यों है, चेंज होना पड़ता है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है डायनामिक है, टर्बुलेंट है, कब चेंज हो जाएगा आपको पता नहीं पता। दूसरा लिखो अनसर्टेन। पहला तो है डायनामिक की चेंज हो सकता है, दूसरा क्या है अनसर्टेन, आपको पता नहीं है भाई ना कि क्या कल को क्या होगा। आपको पता है कल को क्या होगा बेटा, जी बेटा। तीसरा कॉम्प्लेक्स, ये तीनों तो एक जैसे ही हो गए। पहला हो गया डायनामिक। डायनामिक मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट कब चेंज हो जाए आपको नहीं पता भाई। दूसरा अनसर्टेन, आपको ये भी नहीं पता कल क्या होगा। तीसरा कॉम्प्लेक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत जरूरी, कॉम्प्लेक्स है बेटा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अब आपने बेटा सोशली ये पढ़ा है कि जो नॉन मुस्लिम है वो मीट नहीं खाते, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन नहीं होते हैं। लेकिन आप होटलों पे जाके देखोगे तो सारे वही खाते होते हैं। अब देखो भाई पढ़ा क्या है कि नहीं खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं सॉरी। लेकिन जब जाओगे तो देखोगे तो ज्यादातर गिनती उन्हीं की होगी। तो भाई प्रॉब्लम है नहीं है समझने में, भाई कॉम्प्लेक्स है नहीं है। बताओ, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो बुक्स में कुछ और लिखी होती हैं और रियलिटी उनकी कुछ और होती है। तो वो क्या भाई कॉम्प्लेक्स है, समझना उसे बड़ा टफ है बेटा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन द companies. Although it is easy to scan environment, but it's very difficult to know that these changes will influence business decision. Sometimes change may be minor, but the impact is high बेटा। कभी कभी चेंज थोड़ा सा होता है, लेकिन इम्पैक्ट उसका क्या होता है बेटा, बहुत हाई होता है बिजनेस के लिए। आपकी तुरंत पूरी प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाती है, ठीक है। इंटर रिलेटेड होती है, सारे क्या होते हैं बेटा, इंटर रिलेटेड होते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं बेटा, इंटर रिलेटेड होते हैं। ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल
with inclusions of youth toward western culture the demand for the fast food is increasing बेटा। जैसे जैसे हमारे इंडिया में वेस्टर्न कल्चर आता जा रहा है तो वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, तो वेस्टर्न कल्चर में देखो कपड़ों की डिमांड अलग हो रही है। पहले साड़ियां बिकती थी, अब कुछ और बिक रहा है। अलग अलग पहले कुर्ते पजामे बिकते थे, अब कुछ और बिक रहा है। बात आ रही है आप लोगों को समझ में? तो क्या हो रहा है, हम जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर के टूवर्ड मूव कर रहे हैं वैसे वैसे देखो गारमेंट्स का बिजनेस चेंज होता जा रहा है, वैसे ही वैसे बेटा खाने का बिजनेस चेंज होता जा रहा है। आपको पता है भी आज भी अगर वेस्ट में जाओगे तो वेस्ट में चावल रोटी तो नहीं मिलेगी आपको, अलग ही खाना है उनका, और वही चीजें इंडिया में वो लेके आ रहे हैं। वो हेल्थ के लिए तो बिल्कुल भी बेकार है नहीं है। अब बेटा चलो पढ़ोगे अब तुम, चलो एक केस स्टडी कर लो ना, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट देखो केस स्टडी का। पहला तो आपको पता ही है, रिलायबिलिटी एंड स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस। इट मे बी डिफिकल्ट टू नो, भाई मे बी डिफिकल्ट टू नो, जानना बड़ा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स हो गया भैया, जानना बड़ा डिफिकल्ट है। दूसरा देखो भैया, टू बिग बैनर मूवी, दो मूवी आई वर शेड्यूल्ड टू बी रिलीज ऑन द सेम डेट। वो मूवी है दोनों सेम डेट, क्योंकि जैसे आपको याद हो बेटा तो एक वो शाहरुख खान की और एक दीपिका की मूवी एक साथ आ गई थी, एक ही दिन में आई थी, मुझे याद नहीं आ पा रही है। एक थी पद्मावती और एक थी दिलवाले, दोनों बड़ी मूवी थी, बैनर मूवी, बड़े हीरो आ रहे हैं ना ऑन द सेम डे। ऑन द लास्ट मोमेंट रिलीज ऑफ वन ऑफ द मूवी हैड टू पोस्टपोन, उनमें से एक मूवी की डेट क्या कर दी भाई, पोस्टपोन कर दी थी भाई, आगे रिलीज करेंगे ड्यू टू अपोजिशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल ने कुछ अपोजिट किया हुआ, और उस टाइम भी यही हुआ था बेटा, शायद ये केस स्टडी वहीं से लेके आई गई है। पद्मावती पे किया हुआ बेटा बड़ा अपोजिशन हुआ कि हम नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, है ना, ड्यू टू सम अनएथिकल कंटेंट, उसमें कुछ अनएथिकल कंटेंट था जो उन्हें बर्दाश्त नहीं था कुछ लोगों को, है ना, रिलेटेड टू देयर रिलीजन, उनके रिलीजन से रिलेटेड था, वाज शोन इन दैट मूवी, जो कि उसकी मूवी में दिखाया गया था। द अदर मूवी रिलीज ऑन द टाइम एंड डेट ह्यूज प्रॉफिट, और वो जो दूसरी मूवी थी वो उस दिन आई बेटा, उसी दिन देखो दो मूवी आई थी बेटा, ठीक है, दो मूवी क्या थी, एक ही डेट पे आ रही थी। तो एक मूवी जो थी वो थोड़ी सी अनएथिकल थी बाय सम रिलीजियस फैक्टर, कुछ लोगों के रिलीजियस फैक्टर की वजह से वो मूवी क्या थी, अनएथिकल। तो उस मूवी को विरोध हुआ, तो जब वो विरोध हुआ, विरोध में तो देखी नहीं जाती, तो उन्होंने क्या करा, डेट उसे पोस्टपोन कर दिया। तो पद्मावती का उनका नाम उन्होंने क्या कर दिया, पद्मावत रख दिया, ऐसी कुछ उन्होंने शायद की चेंज कर दिया था थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आगे बढ़ा दी उन्होंने मूवी। तो जो पुरानी वाली मूवी थी, मतलब दो मूवी में से जो एक मूवी बची वो आई, और उसने बेटा बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया, वो मूवी लगी और उसने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया बेटा। आगे क्या है केस स्टडी में, देयर वाज नो कंपटीशन एंड मूवीज व्हिच वाज पोस्टपोन्ड सफर्ड लॉस, और जो बेटा पोस्टपोन्ड हुई थी उसने क्या करा भाई, सफर्ड लॉस, और कोई बेटा उसका कॉम्पिटिटर भी नहीं था, फिर भी उसने सफर्ड क्या किया, लॉस। अब यहाँ पर आप बिजनेस एनवायरनमेंट देख रहे हो बेटा, पहला पॉइंट देखो क्या पूछा, व्हिच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाइलाइटेड हियर, कौन सा फीचर यहाँ पर हाइलाइटेड हुआ है, नहीं, रिलेटिविटी, अनसर्टेन क्यों बेटा, रिलेटिविटी, आपने लोगों को रिलेट करके मूवी नहीं बनाई ना। आपके देश में 85% हिंदू हैं, आप हिंदू ऐसी मूवी बना रहे हो जो हिंदुओं को हाथ कर रही है, तो भाई कौन देखेगा, बताओ मेरी बात, विरोध होगा। अब आप देख रहे हो कश्मीर फाइल बड़ी चल रही है, क्यों चल रही है, क्योंकि आपके देश में 85 हिंदू हैं, 25% मुसलमान है, खाली 20% मुसलमान है, तो खाली मुसलमान ही तो नहीं देखेंगे, और तुम ऐसी मूवी बनाओ जो हिंदुओं के खिलाफ है, तो 80% तो नहीं देखेंगे ना। हाँ, इंसान को धर्म का ऐनक लगाना नहीं चाहिए, लेकिन लगाता तो है। आइडेंटिफाई द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विद डिले द सोशल ऑफ मूवी। अब यहाँ पर आगे का पॉइंट दे रखे हैं, मूवी डिले क्यों हुई, पहला तो था भैया रिलेटिविटी क्यों था, तुमने रिलेटेड होकर मूवी नहीं बनाई। तुम अगर रिलेटेड होकर मूवी बनाते ना तो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते नहीं, किसी को तकलीफ नहीं होती, वो जाके मूवी देखता बेटा। अब ये मूवी है कुछ 3 इडियट है, हर रिलीजियस वाला देखेगा। अब कश्मीर फाइल है, मुसलमान तो नहीं देखेगा ना भैया, या फिर कोई ऐसी मूवी है जिसमें हिंदुओं का अपमान हुआ तो वो हिंदू तो नहीं देखेगा। बात आ रही है आप लोगों को समझ में? अब बात कुछ ऐसी मूवी सब देखेंगे, 3 इडियट है भैया, सब इंसान देखना है, जाके देखेंगे नहीं देखेंगे। तो उन्होंने ऐसी मूवी बनाई होगी, तो ये कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा फैक्टर है, कौन सी डायमेंशंस है, बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस पढ़ी है आप लोगों ने भाई, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, तो इसमें कौन सी वो डायमेंशंस है जो मूवी जो आगे बढ़ाना पड़े, इसमें इतना सोचने वाली बात ही नहीं भैया।
कौन सी है? सोशल। सोशल, बिल्कुल सही है। कौन सी बेटा? सोशल। सोशल। अरे लोगों से बात हो रही ना, सोशली हाँ, उनकी socially। भावनाएं हाथ हो रही है ना भैया, हाँ तो क्या हो गया? सोशल सोशल हो गया। समझ में आया नहीं आया? हाँ। अभी तक हमने सिर्फ ज्यादा चीजें नहीं पढ़ी, हमने सिर्फ 2 ही चीजें पढ़ी बेटा। व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट, जहां बिजनेस होता है उसे बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। व्हाट इज एनवायरनमेंट स्कैनिंग, व्हाई एनवायरनमेंट स्कैनिंग इज इंपॉर्टेंट। एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होती है? ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ योर बिजनेस इज नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग। व्हाई एनवायरनमेंट स्कैनिंग इज इंपॉर्टेंट? फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर डिसीजन मेकिंग। अगर आप डिसीजंस अच्छे से लेना चाहते हो तो आपको एनवायरनमेंट स्कैन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, आप अगर सऊदी अरब में बेटा साड़ी बेचना चाहोगे, नहीं बिकेगी। आपका गारमेंट का बिजनेस है, आप सऊदी अरब के अंदर साड़ियां बेचने चाहोगे, नहीं बिकेंगी। आप बेस्ट में जाके साड़ियां बेचना चाहोगे, नहीं बिकेंगी। बताओ बिक जाएंगी क्या? आप बेस्ट में जाके नकाब बेचना चाहोगे, नहीं बिकेगा। तो पहले आपको स्कैन करना पड़ेगा कि वहां के लोग क्या पहनते हैं, सोशली कैसे रहते हैं। बता रही है? आप अगर बरेली में रॉयल्स रॉय बेचोगे, नहीं बिकेगी। क्यों नहीं बिकेगी? एक का तुक्का ले लेगा, चलो उमेश गौतम ले लेगा, एक आध और बिक जाएगी। और बताओ भाई, डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं है, क्यों नहीं है डिमांड? पैसे की वजह से नहीं है, इकोनॉमिकल हालात की वजह से नहीं है भैया, तो यहाँ नहीं बिकेगी। बता रही है आपको समझ में? आप मुंबई में नैनो बेचोगे, नैनो नहीं बिकेगी मुंबई में, बिक गई इक्की दुक्की तो बिक गई। बताओ भाई, तो वहां के लोगों का इकोनॉमी भी देखोगे, तो सारे फैक्टर्स होते हैं। बता रही है आप? इस वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग जरूरी है। अगर एनवायरनमेंट स्कैनिंग नहीं करोगे, आप पता चले आपने दुकान खोली और पूरी नाश कर लिया, पूरी दुकान का, पूरी शॉप का क्या कर लिया बेटा? नाश कर लिया। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, देखो आपके सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में उन्होंने लिखा है स्वेट एनालिसिस लिखा है। ठीक है, आप स्वेट एनालिसिस से कर सकते हो बिजनेस। स्वेट एनालिसिस से आप कर सकते हो। ठीक है, देखो वैसे इसमें देखो क्या लिखा है, इनेबल द फर्म एंड आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो आप स्वेट याद रखना। देखो बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट से आपको क्या पता चलता है बेटा? आपकी स्ट्रेंथ पता चलती है। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट से आपको क्या पता चलती है? आपकी वीकनेस पता चलती है। ठीक है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलती है बिजनेस एनवायरनमेंट को, आपको अपनी वीकनेस पता चलती है, आपको अपॉर्चुनिटी पता चलती है और आपको थ्रेट पता चलती है। बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग से, बिजनेस एनवायरनमेंट से कह लो या स्कैनिंग, स्कैन करोगे तभी ना पता चलेगी बेटा। तो स्ट्रेंथ पता चलती है, अपनी वीकनेस पता चलती है, मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है ये पता चलती है, क्या क्या थ्रेट है ये पता चलती है। आप ये भी लिख सकते हो। देखो बुक में क्या लिखा है, इनेबल द फर्म आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जब आपको देखो बेटा, जब आपने स्कैनिंग की तो आपको क्या पता चला? अपॉर्चुनिटी। जब आपको सबसे पहले अगर कोई अपॉर्चुनिटी पता चली तो आपको गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, नहीं मिलेगा? बिजनेस में क्या होता है, जिस इंसान ने कोई चीज पहली बार बनाई होती है ना, उसे फर्स्ट गेटिंग मूवर एडवांटेज मिलता है भाई। अगर किसी कंपनी ने कुछ इनोवेशन की है, कुछ नया बनाया है, तो वो उसे पेटेंट कराएगा, नहीं कराएगा? कई साल तक तो उसकी कॉपी नहीं हो पाएगी जब उसने पेटेंट करा लिया। बताओ भाई, आज भी इंडिया में वो सीट नहीं बन पा रही है जो इजेक्शन सीट्स होती है फायर जेट में, जो होती है ना, जब लड़ाई लड़ते हैं तो वो सीट उड़ा के ले जाती है पायलट को, वो अभी इंडिया में नहीं बनी है आज भी। ऑस्ट्रेलियन कंट्री में बनी है, उन्होंने पेटेंट करा रखी है, तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी और उसका क्या फायदा उठाया उन्होंने? फर्स्ट गेट मूवर एडवांटेज। हेल्प एंड फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। थ्रेट पता चलते हैं भैया, क्या हमें नहीं करना चाहिए, और पहले से ही आपको जब थ्रेट पता चल जाएंगे तो आपके लिए किसकी तरह काम करेंगे? सिग्नल की तरह काम करेंगे। जैसे कि राइट लाइट लग गई, राइट लाइट लग गई, तो आपको क्या होना है भैया? स्टॉप होना है। आपको पहले से ही पता चल गया कि आगे राइट लाइट ऑन है, आपको क्या होना है? स्टॉप। बात है आपको समझ में नहीं आई बेटा? स्ट्रेंथ आपको पता चलेगी, आपको अपॉर्चुनिटी पता चलेंगी, आपको थ्रेट पता चलेंगी, आपको अपनी वीकनेस पता चलेंगी। इसे बोलते हैं बेटा स्वेट एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस जो होती है वो होती है आपके अंदर की, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो होते हैं वो होते हैं बाहर के। ठीक है, और देखो इसमें क्या लिखा है,
help to adjust and adapt with rapid change. आप लिखो लिखो बेटा, इन्वायरमेंट स्कैनिंग मेक यू डायनामिक। आपको क्या बना देते हैं भैया? डायनामिक बना देते हैं। मींस डायनामिक यू कैन चेंज एज पर द सिचुएशन। जब आप एक डायनामिक बन जाते हो, डायनामिक बिजनेस बन जाते हो, तो यू कैन चेंज एज पर द सिचुएशन बेटा। बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग मेक यू डायनामिक। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। भाई स्कैनिंग क्यों जरूरी है? देखो, हेल्प इन प्लानिंग के लिए एंड पॉलिसी मेकिंग। हेल्पफुल प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। लास्ट लिखो, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस बेटा। समझ में आया? देखो बेटा, आपको कुछ नहीं पढ़ना है। देखो इधर देखो, लिख लो लिख लो। देखो, सबसे पहले आपको इस चैप्टर में क्या करना है बेटा? बिजनेस इन्वायरमेंट। द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट इज नोन एज बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है इन्वायरमेंट स्कैनिंग। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग? स्कैनिंग क्या होती है बेटा? द ओवरऑल अवेयरनेस एंड द अंडरस्टैंडिंग इन विच योर बिजनेस इज एग्जिस्ट इज नोन एज बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग। फिर वो पूछेंगे इन्वायरमेंट की, बिजनेस इन्वायरमेंट के फोर्सेस एंड फैक्टर्स, वो पीछे वाले बता दूंगा। फिर वो इतने जरूरी नहीं है बेटा, कॉम्प्लेक्स होते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है भाई? कॉम्प्लेक्स होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट रिलेटेड होता है, डायनामिक होता है, अनसर्टेन होता है। 4 इज इनफ फॉर द एग्जाम, है ना? 4 फीचर्स आर इनफ फॉर द एग्जाम। इंपॉर्टेंस, फायदे, ये पूछेंगे बेटा जरूर। इंपॉर्टेंट किससे याद रखना है? स्वेट। आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी, आपको अपनी वीकनेस पता चलेगी, अपॉर्चुनिटी पता चलेंगी। जब अपॉर्चुनिटी पता चल जाएंगी तो फर्स्ट गेट रिमूविंग एडवांटेज मिलेगा। थ्रेट पता चल जाएगा, एज सिग्नल काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको डायनामिक बनाएगा। इन्वायरमेंट स्कैनिंग आपको क्या बना देगी? डायनामिक बना देगी। और क्या लिखा है आपने? पॉलिसी में आपकी, प्लानिंग और पॉलिसी में आपकी मदद करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अगर बेस्ट में जा रहे हो और आपको गारमेंट का बिजनेस करना है और आपने सोचा नकाब बनाएंगे, तो क्या खाक बिकेंगे इंग्लैंड में? नकाब बेचना है तो कहाँ बेचना पड़ेंगे? दुबई में, सऊदी में, खाड़ी के देशों में, मिडिल ईस्ट में बेचना पड़ेंगे। नहीं, इंडिया में बिक जाएंगे। और कहीं तो नकाब नहीं बिकेगा ना, वेस्ट में तो नहीं बिकेगा ना। साड़ी बिकेगी वेस्ट में, साड़ी तो सिर्फ इंडिया में बिकेगी बेटा। एक जगह और बिक जाएगी, नेपाल में, और थोड़ी बहुत और बिक जाएगी, लेकिन मेन तो इंडिया में बिकेगी। बताओ भाई, तो आपको पहले देखना पड़ेगा ना। तो पॉलिसी मेकिंग में आपकी क्या करता है? मदद करता है। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अब भैया जब स्कैन कर रहे हो तो इंप्रूवमेंट होगा नहीं होगा परफॉर्मेंस में? इतना सब कुछ स्कैन करने के बाद भी बेटा इंप्रूवमेंट ना हो परफॉर्मेंस में तो बेकार है ना। चलो, केस स्टडी देखो बेटा, बहुत गौर से सुनना। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मिनरल वाटर, with the introductions of mineral water. What is introduction beta? What this line is means? What the meaning of this line? What the introduction of mineral water in India? Introduction का क्या मतलब होता है? बहुत टाइम से हम CBSE में पढ़ रहे हो बेटा। What is meaning by introduction? तो उसके बॉटल के बारे में बताया। अच्छा, बॉटल इंट्रोडक्शन ये होता है, माय नेम इज आर एस खान, आई एम क्लास 12th स्टूडेंट, आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है मार्केट में नई आई। एक होता है पीएलसी मैट्रिक्स, उसमें होता है सबसे पहले स्टेज होती है इंट्रोडक्शन, फिर होती है ग्रोथ, फिर होता है पीक पे जब चला जाता है, फिर आता है डिक्लाइन उसका। तो इंट्रोडक्शन का स्टेज होती है नई आई। तो मिनरल वाटर जब मार्केट में नया आया, बिस्लरी वाज एबल टू कैप्चर द बिग मार्केट शेयर्स इन इंडिया। बिस्लरी ने क्या किया बेटा, आपको पता है, बड़ा मार्केट शेयर। विच इंपॉर्टेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हैज हाइलाइटेड हियर। यहाँ पर कौन से एनवायरनमेंट हुआ है? जब नया आया, सबसे पहले किसने देखा? बिस्लरी ने देखा। तो बिस्लरी की स्ट्रेंथ देखी, क्या वीकनेस देखी बिस्लरी ने, या अपॉर्चुनिटी देखी? अपॉर्चुनिटी। बिस्लरी ने क्या देखी भाई? अपॉर्चुनिटी देखी। तो उसे कौन सा मिला? फर्स्ट गेटिंग मूवर एडवांटेज। उसने सबसे पहले कदम बढ़ाया। भाई मिनरल वाटर के बिजनेस में सबसे पहले कदम किसने बढ़ाया? बिस्लरी ने। तो उसे पहले कदम बढ़ाने का फायदा मिला नहीं मिला? आज भी लोग क्या करते हैं, भैया बिस्लरी दे दो। ऊंट वाला ऐड देखा नहीं देखा आपने? हर पानी की बोतल बिस्लरी नहीं होगी भैया। नहीं आई समझ में? समझ गया भाई। पक्का? हाँ समझ गया। नहीं समझे तो बताऊं फिर से। समझ गया भाई। नमन।
help to identify opportunity and getting first mover advantage is the answer for this questions बेटा. Option D. समझ में आया कि नहीं आया? समझ गया. आगे दूसरी पढ़ो बेटा बहुत गौर से. नमन Naman Govind, after finishing their graduation under vocational stream, decided to start their own travel agency, which will book rail ticket, air ticket on commission basis. Rail ticket, air ticket on commission basis. जैसे तस्लीम नहीं करता है, हाँ वो वाला काम करता है. They also thought of providing ticket within 10 minutes, though the use of internet. इंटरनेट की मदद से वो सिर्फ 10 मिनट में टिकट दे देता था भैया. They discussed the idea with their professor Mr. Mehta, who liked the idea and suggested them to first analyze the business environment, which consists of investor, competitors, and other forces like social, political, etc. that may affect their business directly or indirectly. He further told them about the technological improvement and shift in consumer preference that were taking place, and hence they should be aware of the environment trend and changes which may hinder their business performance. He emphasizes on making plan keeping in mind the threat posed by the competitors. Competitors क्या दे रहे थे? Threat दे रहे थे, कोई बात नहीं. So that they can deal with the situation effectively. The alignment of business operation with the business environment with result in better performance. State any two features of business environment as discussed by Professor Mehta with Naman and Govind बेटा. एक एनालाइज करिए. बताओ भाई, कोई दो फीचर बताओ. पढ़ लो एक बार केस स्टडी पूरी. एक क्या है भैया? बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, चेंज होता रहता है. दूसरा बताओ. ये हो प्लानिंग एंड रिलेटेड होता है बेटा, टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. रिलेटेड होता है और डायनामिक होता है. अनसर्टेन भी लिख सकते हो. स्टेट एनी टू इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्ड इन अबव पारा. यहाँ पर किस किस की बात हुई बेटा? अपॉर्चुनिटी की बात हुई है. किसकी बात हुई है? इनेबल अपॉर्चुनिटी. आप अपॉर्चुनिटी फाइंड करो, ठीक है. और किसकी बात हुई है? अपॉर्चुनिटी थ्रेट की बात हुई नहीं हुई है? थ्रेट की. अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. ठीक बेटा. ठीक. अब सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा, ठीक है. देखो एक बार यहाँ तक देख लो तुमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा. यहाँ तक तुमने पढ़ लिया बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? द सराउंडिंग इन व्हिच बिजनेस एक्टिविटीज इज नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट. ये हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट. फिर एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होता है बेटा? एनवायरनमेंट स्कैनिंग होती है, बताओ, द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस. आपको अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस वर्ड याद रखना है ताकि आपको दिक्कत ना हो. द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज नोन एज एनवायरनमेंट स्कैनिंग. कुछ स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं, कुछ जनरल फोर्सेस होते हैं. आपको उसमें नहीं जाना है. आपको चार चीजें याद रखना है. बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटेड होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन होता है, और कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स होता है. ये चार चीजें याद रखोगे आप, ठीक है. फिर फायदे क्या होते हैं बेटा? स्ट्रेंथ पता चल जाती है, वीकनेस पता चल जाती है, अपॉर्चुनिटी पता चल जाती है, थ्रेट पता चल जाता है, थ्रेट एनालिसिस हो जाता है पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट में ही हमारा. उसके बाद हमारे डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है. 6 इज इनफ फॉर द एग्जाम बेटा. अब हमने कुछ केस स्टडी पढ़ ली. अब हम सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का पढ़ेंगे बेटा. क्या पढ़ेंगे? डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. नाउ हां नहीं बनना बताओगे. बिजनेस एनवायरनमेंट हम बोले. देखो dimensions of business environment. Dimensions of Business environment. Dimensions of business environment बेटा. This is also called external environment. इससे देखो business environment दो तरीके का होता है, internal environment और external environment. Internal environment is not in your syllabus. आपके syllabus में internal environment है नहीं. मैं अभी पढ़ा दूंगा इसके बाद, क्योंकि आपको वो भी जरूरत होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए. समझ पा रहे हो बेटा आप बात को? ये क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जो बाहर के फोर्सेस आपको अफेक्ट करते हैं है एक्सटर्नल. हाँ. लेकिन आपको भैया फर्क पड़ने वाला है. भैया आप पे तो फर्क पड़ेगा यार. फर्क पड़ेगा. बात आ रही है आपको समझ में? एक्सटर्नल वो फोर्सेस जिनसे आपको बाहर से फर्क पड़ेगा, तो उसे हम पढ़ते हैं बेटा. और ये इंटरनेशनल वर्ड है, कोई ऐसी बात नहीं है. अमेरिका में भी यही बोला जाता है, इंडिया में भी यही बोला जाता है. पेस्टल, PESTLE, पेस्टल.
पेस्टल आर द एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट। पेस्टल क्या होता है? एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट, बाहर की वो चीजें जो हमारे बिजनेस पे अफेक्ट डाले। क्लियर बेटा? बाहर के वो फैक्टर, वो फोर्सेस जो उसकी वजह से हमारे बिजनेस पे फर्क पड़ेगा। बता रही आपको समझ में? कांग्रेस की सरकार में बेटा कारचोबी का जो काम होता है, जरी का, वो बड़ा उरूज पे चलता है। बीजेपी की सरकार में उरूज पे चल रहा है? नहीं चल रहा है। तो भाई कहीं ना कहीं तो पॉलिटिकल फर्क है नहीं? बताओ भाई, फर्क है नहीं है? अडानी के जितने काम हैं मोदी गवर्नमेंट में सही चल रहे हैं भाई? चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं? तो पॉलिटिकल कुछ तो बात है। अब अंबानी के कांग्रेस में भी सही चल रहे थे और मोदी जी की में भी सही चल रहे हैं। मतलब पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं तो असर डाल रही बेटा। जरी का काम कितना अच्छा चलता था ईमानदारी से। कांग्रेस की सरकार जब पहले तो जरी का काम बहुत तगड़ा नहीं चलता था, लेकिन अब चलता है क्या? नहीं चलता है। हो सकता है उसमें पॉलिटिकल फर्क पड़ा और हो सकता है बेटा उसमें थोड़ा टेक्नोलॉजिकल फर्क पड़ गया, हाथों से अब काम ना होता हो ज्यादा, शायद मशीनों से होता होगा। आज भी बिकती हूँ साड़ी वाड़ी बिकती हूँ आज भी भैया, ऐसा भी हो सकता है। अब मैं उस बिजनेस में तो हूँ नहीं, मुझे ज्यादा अंदर की उसमें पता होगी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ पॉलिटिकल फर्क पड़ता है बेटा। ठीक है, तो देखो पेस्टल बेटा, पी फॉर पॉलिटिकल। सबसे पहले पॉलिटिकल, देखो आप क्या बिजनेस कर रहे हो, ठीक है? आप अगर कोई सा भी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये बाहर के जो फोर्सेस हैं, कितने फोर्सेस हैं बेटा? 5 फोर्सेस हैं। ये एनवायरमेंटल होगा, यहाँ पर अभी मैं बता दूंगा। ये 5 फोर्सेस के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटिकल क्या होता है बेटा? देखो हर पार्टी की आइडियोलॉजी अलग होती है, ये ईमानदारी की बात है। हर पार्टी की आइडियोलॉजी अलग होती है। तो जिस बिजनेस की भी एक अपनी आइडियोलॉजी होती है भाई बिजनेस जो कोई होते हैं, हर चीज का बिजनेस अलग अलग होता है, नहीं होता है? देखो बेटा अब बुक में क्या लिखा है वो सुनो। Political environment constrain all the factors related to government affairs such as type of government in power, attitude of government toward different group of society। देखो बुक में साफ साफ बेटा लिखा है ना, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, है ना भैया? साफ साफ लिखा हुआ है। देखो एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड द बिजनेस, हर बिजनेस को लेके हर गवर्नमेंट का एटीट्यूड इंडिया में अलग अलग होता है, जो कि बड़े अफसोस की बात है बेटा। तभी तो ग्रो नहीं हो पाता है। अगर एटीट्यूड सारी गवर्नमेंट का सेम हो बिजनेसेस को लेके, तो शायद कुछ बिजनेस स्टॉप नहीं होंगे। अब 10 साल तुम्हारी गवर्नमेंट है बेटा, मान लो 10 साल तुम्हारी गवर्नमेंट रही, तुमने कुछ बिजनेस को ग्रो कराया, तुम्हारी गवर्नमेंट चली गई, दूसरे लोग आए, उन्होंने कुछ को ग्रो कराया, उन्हें दबा दिया, तो कहां से क्या होगा? है ना भाई? different group of society, policy change, implication of different government, etc. The political environment has immense the great impact on the business transaction. On businessman must scan this environment very carefully. The businessman has to make changes in his organization according to the changing factor of the political environment. देखो बेटा पॉलिटिक्स बहुत जरूरी होती है बिजनेस के लिए। अभी नितिन गडकरी का ये इंटरव्यू में उन्होंने मतलब प्रचार में उन्होंने कहा कि मैं डीजल की गाड़ियों पे इतना टैक्स लगा दूंगा कि आदमी डीजल की गाड़ी लेने से पहले 10 बार सोचे। तो ये पॉलिटिकल है ना भाई, कि वो डीजल की गाड़ियों पे इतना टैक्स लगाना चाह रहे हैं कि डीजल की गाड़ी कोई खरीद नहीं। उनका मेन मकसद ये डीजल की गाड़ी बिके ना। जब डीजल की गाड़ी बिकेगी नहीं तो तुम डीजल की गाड़ी बना के अचार डालोगे? बताओ भाई, बनेंगी नहीं। तो भाई पॉलिटिकल मूड है ना। बता रही है आप लोगों को समझ में? पक्का डिमोनेटाइजेशन हुआ, पॉलिटिकल हुआ नहीं हुआ भाई? फर्क पड़ा नहीं पड़ा बिजनेस उस पे? फर्क पड़ा। डिमोनेटाइजेशन एक ऐसी चीज है जिसका बीजेपी आज कभी बरसी नहीं बनाती। अच्छा, वो इतना खतरनाक गया देश में। इसमें लिखे होंगे बुक में फायदे, लेकिन इनडायरेक्टली उसका कोई फायदा नहीं हुआ। डायरेक्टली उसका कोई फायदा देश को नहीं मिला। बीजेपी खुद मानती है उसका कोई फायदा मिला ही नहीं। देखो बेटा, द कॉमन फैक्टर एंड फोर्सेस व्हिच हैव इन्फ्लुएंस्ड द इंडियन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आर स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट। स्वच्छ भारत अभियान किसने स्टार्ट किया? बीजेपी गवर्नमेंट ने। स्किल इंडिया मूवमेंट स्टार्ट बाय बीजेपी गवर्नमेंट। स्किल इंडिया स्टार्ट किया उन्होंने भैया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंकरेज बिजनेस एंटरप्राइजेस टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। देखो बेटा, एक गवर्नमेंट ऐसी है जो मान लो किसी चीज से बहुत जलती है। किसी चीज से क्या करती है बेटा? बहुत जलती है। मैं आपको एग्जाम्पल तो नहीं दे सकता इस चीज का, लेकिन होते हैं बेटा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो गवर्नमेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। अब जैसे मान लो तुम, ऐसा होगा नहीं फिलहाल, फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ,
जैसे राहुल गांधी हर टाइम अडानी 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 करते रहते हैं कि अडानी ये अडानी वो, अडानी का ये घोटाला, अडानी का वो घोटाला। कल को अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या वो अडानी बिजनेस सही से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो कर लेगा, वो अभी बीजेपी की गोद में, फिर कांग्रेस की गोद में चला जाएगा। वो तो होता ही रहता है इंडिया में, लेकिन जिस हिसाब से वो कहता रहता है इस हिसाब से तो नहीं कर पाएगा ना वो। तो पॉलिटिकल फर्क तो पड़ता है ना बिजनेस पे। स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिजनेसमैन की स्टेबिलिटी होती है एक तरीके से। गवर्नमेंट इंटरवेंशंस इन बिजनेस, गवर्नमेंट कितना इंटरवेंशन कर रही है बिजनेस में। फॉरेन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, फॉरेन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट बेटा। फॉरेन पॉलिसी देखो कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगा भैया। कहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आज भी लोगों को ये लगता है चाइना से इंपोर्ट ही नहीं होता है, सबसे ज्यादा तो इंपोर्ट चाइना से ही होता है। हर चीज चाइना की है भैया इंडिया में कि नहीं है? बताओ। इंडिया में देखो प्रोडक्ट बिकते क्यों नहीं बेटा? इंडिया में प्रोडक्ट इसलिए नहीं बिकते, इंडिया की कॉस्टिंग ज्यादा है। इंडिया की जो लेबर है वो अनस्किल्ड है, और चाइना की जो लेबर है वो क्या स्किल्ड है। तो देखो सबसे पहले फिलहाल इतना एक्स्ट्रा मत जाओ, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट किससे याद रखोगे बेटा? पैस्टल से। पैस्टल में पहला वर्ड क्या है बेटा? पॉलिटिकल। पॉलिटिकल जो फर्क पड़ता है आपके बिजनेस पर वो एक डायमेंशंस होती है। वो क्या होती है? डायमेंशंस होती है। आपको उसे समझना पड़ता है। आपको देखो अभी इस टाइम रूलिंग पार्टी कौन सी है भाई? बीजेपी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द एटीट्यूड ऑफ बीजेपी। आपको पहले बिजनेस करने से पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ बीजेपी टुवर्ड दिस और दैट। आप जो बिजनेस कर रहे हो बेटा उसके टुवर्ड बीजेपी का एटीट्यूड क्या है? बात आ रही है आपको समझ में? नहीं आई समझ में? अब बीफ है बेटा, बीफ होता है ना, कोलकाता में कटता है, बिकता है। कोलकाता में बिक रहा है, नहीं बिक रहा? उस गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है वो उसको लेके नॉर्मल है। अब मैं तुम्हें बीजेपी की बात बता दूं, ना जाने कितनी बीजेपी की स्टेटों में बीफ कटता है। उनके जो नेता हैं कुछ नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में नॉर्मल है, वहां तो कुत्ते भी खा देते हैं, है ना? तो क्या है, बड़ा नॉर्मल सी बात है वहां, तो वहां भी कटता है। उस गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है वो अलग है। यूपी में तुम काट लोगे, तुम्हें काट दिया जाएगा। बात आ रही है आपको समझ में? तो यहाँ पर एटीट्यूड अलग है। बात आ रही है आप लोग को समझ? ऐसे बेटा बहुत जगहों पे एटीट्यूड गवर्नमेंट का अलग अलग होता है। तो गवर्नमेंट के एटीट्यूड को समझना पड़ता है। इसे कहते हैं बेटा पॉलिटिकल डायमेंशंस। यू हैव टू अंडरस्टैंड द एटीट्यूड ऑफ रूलिंग पार्टी। बताइए आपको समझ में? आपको रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट का एटीट्यूड समझना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट का एटीट्यूड नहीं समझोगे तो आपको बिजनेस में क्या होगी भाई? दिक्कत होगी। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड लीगल एनवायरनमेंट। व्हाट इज लीगल? व्हाट इज लीगैलिटी? लीगल बिजनेस। लीगल क्या होता है बेटा? कि आप जो काम कर रहे हो भैया वो लीगल है भी या नहीं है। आप उस काम में कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो, पहले आपको समझना पड़ेगा कि लीगली ये चीज अप्रूव्ड है या नहीं है। बात आ रही है आपको समझ में? भाई आपने पेड़ काटने का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, लीगल है क्या पेड़ काटने का बिजनेस? आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा पहले। आप भाई लाइसेंस नहीं लिया, आपने आरा मशीन स्टार्ट कर दी तो आपकी लहर निकलेगी नहीं निकलेगी? तो आपको पहले ये भी देखना पड़ेगा कि लीगल है या नहीं है। देखो, द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस हैज टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड। किसी भी कंट्री में आप जाओगे उस कंट्री के आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेंगे। देयरफॉर इट इज एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस एंटरप्राइज टू हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस की आपको एडिक्वेट अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट, लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूडेड। लीगल एनवायरनमेंट में क्या आता है बेटा? वेरियस लॉ एंड लेजिस्लेचर। भाई जब आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो आपको इंडिया का लॉ पता होना चाहिए। भाई पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए? कि ज्यादा में ज्यादा कितना कर सकते हो काम, मिनिमम वेजेस क्या है, वर्कर को मिनिमम कितने रुपए देना है, किसान इतने मर गए बेटा, क्यों मर गए? एमएसपी पे मर गए, नहीं मर गए बेचारे? एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सेलिंग प्राइस। कि कम से कम हम इतने में तो बेचेंगे भैया। बिजनेसमैन आ रहा है 12 रुपए में दे रहा है 50 रुपए के, और फिर बेच रहा है आटा 50 रुपए में, और गेहूं हमसे ले रहा है 12 रुपए किलो। तो वो क्यों बेचारे 700-800 लोग शहीद हो गए? क्यों हो गए भाई? क्योंकि वो मिनिमम सेलिंग प्राइस चाहते थे। पता नहीं गवर्नमेंट को कौन सी मौत आ रही थी देने में। हाँ बेटा क्या दिक्कत है? जब आप उसमें क्या, जब आटा 25 रुपए किलो बिक रहा है तो भाई गेहूं में मिनिमम सेलिंग प्राइस देने में क्या दिक्कत है? ये आटा नहीं बिकता होता 25 को। बताओ
बताओ भाई, आटा तुम्हारी यहाँ पे मिल जाए, नहीं मिले 25-30 को मिल जाए 30 की को रेट मिल में। जाए। जब इतना मिल रहा है तो क्या दिक्कत थी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर इशू बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी ने कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर दिए। कल को आ गया भैया 8 बजे कि नोट नहीं चलेंगे, 500 और 1000 का नोट नहीं चलेंगे, नहीं चलेगा भैया। जब नहीं चलेगा तो फिर क्या कर लोगे तुम, आपको लीगली समझना समझना पड़ेगा, ठीक है बेटा। कोर्ट जजमेंट एज वेल एज डिसीजन रेंडेड बाय द वेरियस कमीशन एंड एजेंसीज एट एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट। देखो बेटा, स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में आप बीफ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में आप बीफ कटिंग नहीं कर सकते, उत्तर प्रदेश में आप बीफ नहीं खा सकते, और जगहों पर आप बीफ खा सकते हो, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट को भी फॉलो करना पड़ता है। बीजेपी तो मना नहीं कर रही भाई बीफ नहीं खा सकते। अगर बीजेपी मना करती तो मतलब मेरा कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तो मना नहीं कर रही। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मना करती तो कोलकाता में होता क्या, ना नहीं होता। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मना करती तो नॉर्थ इंडिया में नहीं होता ना। यहाँ कौन मना कर रहा है भाई, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट मना कर रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी फॉलो करना पड़ता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फॉलो करना पड़ता है। लीगल क्या होता है भाई, लीगल होती है लॉ। लीगल किससे मतलब होता है, लॉ से, सम रेगुलेशंस, रूल्स। पॉलिटिकल का मतलब होता है बेटा पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। लीगल का मतलब होता है बेटा लॉ। लॉ लॉ मतलब कहां से आता है बेटा, कोर्ट से आता है। ये बेटा वही बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ठीक है, इस तरीके से। समझ में आ रहा है आपको बेटा। यहाँ पर एटीट्यूड समझना पड़ता है पार्टीज का, मोड समझना पड़ता है, मोड समझना पड़ता है भाई कि ये चाहते क्या है। चाहते तो हराम है बेटा जिंदा, ये हराम ही चाह रहे हैं जिंदा। इकोनॉमिकल क्या है बेटा, लॉ और कोर्ट से रिलेटेड है, वकीलों से रिलेटेड है, जज से रिलेटेड है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो रूल्स बने, जो रेगुलेशंस बने। कौन सा टफ है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल आ गया बेटा। लीगल मैंने पढ़ा दिया तुम्हें, चलो कोई नहीं। किससे रिलेटेड होता है बेटा, लॉ से और कोर्ट से। ठीक है। कौन सा टफ है इनमें से, लीगल या पॉलिटिकल? पॉलिटिकल चेंज होता रहता है। पॉलिटिकल एक बात बताऊं मैं, पॉलिटिक्स ही तो बनाती है बेटा लॉ। लॉ कौन बनाता है, पॉलिटिक्स बनाता है। बात ये है लॉ पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ता है। इनकी जेब में 4 रुपए जाते हैं, ये चुप हो जाते हैं। भाई बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट जिस कंपनी ने करा उसने बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा दिया, तो चुप ही तो रहे। इसका मतलब कोर्ट को आप रिश्वत कैसे दोगे, छोटे मोटे कोर्ट को दे दोगे, सुप्रीम कोर्ट को कैसे दोगे, सीबीआई को कैसे दोगे, ठीक है। इकोनॉमिकल तीसरा बुक में कौन सा है बेटा, चलो कोई सा भी हो। लीगल पढ़ा रहे हैं, पॉलिटिकल, लीगल कोई बात नहीं। सबसे पहले वैसे इकोनॉमिकल क्या होता है बेटा, कोई नहीं ऊपर नीचे को जाए। पॉलिटिकल लीगल में ज्यादा इंटरेस्ट होता है लोगों को, तो भाई ये तो समझ में आ गया आप दोनों। इकोनॉमिकल क्या होता है बेटा, मैंने आपको कहा कि आप बरेली में अगर रॉयल्स रॉय बेचना चाहोगे, आपकी बरेली में रॉयल्स रॉय नहीं बिकेगी। वो क्या वजह थी आरएस का फैजान की जो नहीं बिकेगी, पैसे की कमी, डिमांड नहीं है और पैसे की कमी। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी। एक सोसाइटी के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। बरेली के लोगों का इतना अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है कि वो रॉयल्स रॉय में घूमे है भाई। इक्का दुक्का बिकेगी, खाली खंडेलवाल ले लेंगे और ये ले लेगा उमेश गौतम, इसके अलावा तो बहुत कम ही लोग लेंगे, है ना। हो सकता है शकील आशीष ही ले लें, ले सकते हैं। लेकिन बात ये भी तो है वो बेचे भी तो। रॉयल्स रॉय वाले ऐसे देते नहीं है, पहले वो पर्सनालिटी भी देखते हैं कि कहीं हमारी डिमांड ना करा देगी, बेइज्जती ना करा दे। बात आ रही है आपको समझ में। तो इकोनॉमिकल क्या होती है बेटा, मालिया हालत, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। एनवायरमेंट स्कैन जब करते हो ना बेटा, तब आप क्या देखते हो, आप पॉलिटिकल पार्टी का एटीट्यूड देखते हो, आप फ्रेमवर्क देखते हो, लॉ देखते हो कि इस कंट्री में क्या चीज जायज है, क्या नाजायज है। तीसरा बेटा इकोनॉमिकल, कि वहां के लोग कैसे अमीर और गरीब में, बेटा अमीर कितने हैं, गरीब कितने हैं। अब बेटा इंडिया में मोटर बाइक ज्यादा बिकेगी या कार ज्यादा बिकेगी, मोटर बाइक ज्यादा बिकेगी ना। अब कार का दौर आ रहा है धीरे धीरे, इंडिया इज ग्रोइंग, कंटिन्यूअस ग्रो कर रहा है इंडिया बेटा बहुत। आपके पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की, इंडिया ग्रो कर रहा है। हाँ कर रहा है बेटा, यूथ की वजह से कर रहा है। अभी तक चाइना का दौर था, अब इंडिया का दौर आ रहा है। चाइना तो पीक पे खड़ा है बेटा, अब इंडिया का दौर आ रहा है। बात आ रही है आपको समझ में।
अमेरिका कोई पावरफुल कंट्री है नहीं, अमेरिका कोई वो नहीं, अमेरिका के पास इतनी लेबर नहीं है, अमेरिका के पास बस वेपन है, अमेरिका डरा के जीतता है। चाइना के पास तो रियलिटी है और इंडिया के पास रियलिटी है। कुल ना कुल मिला के बेटा वेपन से ज्यादा खतरनाक इंसान ही होते हैं। इंसान होते हैं भाई बनाते हैं इंडिया में और चाइना में। पूरी दुनिया के 50% इंसान है और इंडिया चाइना एक साथ हो जाए तो पूरी दुनिया को झुका के रखें। लेकिन वो बात ये है, अमेरिका हो गया और कंट्रीज हो गई, ये इंडिया और चाइना को एक साथ नहीं होने देते। अगर इंडिया और चाइना एक साथ हो जाए तो वो पूरी दुनिया को झुका के रखें, आराम से रखें। देखो एटॉमिक पावर भी है, इंडिया के पास भी है, चाइना के पास भी है। समझ रहे मेरी बात? फिलहाल इकोनॉमिकल क्या होता है बेटा? इकोनॉमिकल होता है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। Economic environment refer to all the forces and factors which directly influence the economy of your country. Economic environment consists the gross domestic product. Economy क्या होती है बेटा? GDP. Gross domestic product, income level at national level, as per capita level, profit earning rate, productivity, employment rate, industrial monetary pixel rate. कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं आपकी मालिया हालत क्या है। तो भाई आपकी कंट्री की GDP ज्यादा है तो आप भैया सही हो गए भाई। GDP होगा इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है नहीं है? बोलो भाई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, आपकी जेब में कुछ पैसा होगा, आप कुछ खर्च करोगे भाई, तो आपको देखना पड़ेगा कि पर कैपिटा इनकम क्या है वहाँ की, आपको देखना पड़ेगा वहाँ की GDP क्या है जहाँ भी आपको काम करना है। सोमालिया में आप जाओगे बेटा रॉयल्स रॉय बेचने, एक रॉयल्स रॉय नहीं मिलेगी। सोमालिया बहुत गरीब कंट्री है बेटा। अफ्रीकन कंट्रीज में आप जाओगे बेटा, आप सोचोगे मैं नैनो बेच दूं, नैनो तक करनी पड़ जाएगी वहाँ की रुकी बिकेंगी बेटा, सच्ची कह रहा हूँ मैं। बहुत गरीब बेटा है ना कंडीशन। हीरो होंडा तुम बेचो बेटा, कहीं बाहर जाके नहीं बिकेगी। अमीर कंट्रियों की बात कर रहा हूँ मैं, स्विट्जरलैंड में तुम हीरो होंडा बेचोगे नहीं बिकेगी बेटा, बहुत सस्ती है। तो सस्ती है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अलग है। तो आपको इकोनॉमिक कंडीशंस देखना पड़ती हैं, आपको टैक्स रेट देखना पड़ता है बेटा, GST VST देखनी पड़ती है। इंक्रीज इन GDP रिजल्ट इन राइज ऑफ डिस्पोजल इनकम, इतना मत पढ़ना आप, तो ये कहता नहीं है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है बेटा? इकोनॉमिक इंडेक्स बेटा पैटर्न, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एनवायरनमेंट, दीज आर द 5 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नंबर 1 इज पॉलिटिकल अंडरवर्ल्ड, नंबर 2 इज इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है पीपल वहां के कितने अमीर हैं या कितने गरीब हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, आर दे रेडी टू परचेज और नॉट परचेज, है ना बेटा? आर दे रेडी और नॉट रेडी, क्या वो रेडी हैं खरीदने के लिए या नहीं है? भैया तुम तो बेचने के लिए रेडी हो, तुम तो हर जगह बेचोगे, तुम्हारा बिकना तो चाहिए, लेकिन सामने वाला भी तो देखोगे नहीं रेडी है नहीं रेडी, वो रेडी है या नहीं किस बात पर डिपेंड करता है बेटा? इसे बोलते हैं बेटा मालिया हालत। मालिया तो भाग गया, मालिया की हालत खराब है। मालिया हालत, आपकी मालिया हालत कैसी है, आपकी जेब में कितना पैसा पड़ा हुआ है। आपसे मतलब मुराद क्या है यहाँ पर? आपसे मुराद है लोगों की, ठीक बेटा? ठीक है। सोशल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इंडिया में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोशल लास्ट में पढ़ेंगे, चलो पहले टेक्नोलॉजिकल देखो। टेक्नोलॉजिकल भाई, टेक्नोलॉजिकल क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल न्यू बेस मतलब कुछ भी नया, नई प्रोड्यूस करने का नया तरीका या फिर कुछ और? प्रोड्यूसिंग भी हो सकता है और बताओ। टेक्नोलॉजिकल का बहुत सारे लोग ये मतलब समझते हैं कि कल जो आप चला रहे थे वो आप चला रहे थे वो वाला मोबाइल सैमसंग ड्यूस कीपैड, आज आप टच चला रहे हो, है ना? सीरी, जिमिनी, AI कितने कितने आ गए, है ना? आप इस चीज को लोग टेक्नोलॉजिकल समझते हैं। हम इस चैप्टर को एज अ कस्टमर नहीं देख रहे हैं ना कि हम कल क्या यूज कर रहे थे, हम क्या यूज आज कर रहे हैं। हम इस चैप्टर को देख रहे हैं एज अ प्रोड्यूसर, एज अ मैनेजमेंट। तो हम क्या देखेंगे बेटा? वे ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब पहले आप प्रोडक्ट बना रहे थे किस तरीके से, लेबर इंसेंटिव थे, आज आप क्या हो बेटा? मशीनरी इंसेंटिव हो। तो टेक्नोलॉजी में कितना बदलाव आया है, कोई चीज पहले कैसे बनती थी और आज कैसे बन रही है। पहले 1-1 घंटा लगता था, 2-2 घंटे लगते थे। चाइना ने पूरे कोविड में पूरे हॉस्पिटल 1-1, 2-2, 3-3 दिन में बना दिए बेटा, 12-12, 14-14 हजार बेड के बना दी। नहीं बता क्यों बना दी भैया? टेक्नोलॉजी की मदद से। टेक्नोलॉजिकल चेंज इतना हुआ, देखो बेटा। तो हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं एज अ प्रोड्यूसर। तो हम किस में देखेंगे कि टेक्नोलॉजी में कितना बदलाव हो रहा है, बनाने में, प्रोडक्शन में कितना बदलाव हो रहा है, बेचने में बेटा, बनाने में बेचने में कितना फर्क आ गया। पहले कैसे बिकते थे शेयर मार्केट? पहले बेटा साइकिल से आता था और एक शेयर सर्टिफिकेट देता था और आपसे कहता था शेयर खरीद लो। और आज शेयर कैसे बिक रहे हैं?
सब डिजिटल Online. है। मोबाइल से बिक रहे हैं, सब Digitalize डिजिटलाइजेशन हो हो गया। गया। हाँ। हो गया नहीं होगा भाई डिजिटल? देखो बेटा, technological environment include forces related to scientific improvement and innovations which provide new way of producing goods and services and new way of operating business। नए नए तरीके आ गए भैया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बड़ा चेंज हो रहा है आज की डेट में, है ना। ये वो दे रखे हैं, कुछ बातें दे रखी हैं कि पहले क्या होता था और आज की डेट में क्या हो रहा है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी, द टेक्नोलॉजिकल चेंज। टेक्नोलॉजिकल चेंज आजकल बहुत जल्दी हो रहा है बेटा। आप देख रहे थे कल आप साइकिल से जाते थे, आज आप जल्दी जाने के लिए किससे चले जाते हो? एरोप्लेन से चले जाते हो भाई। पहले आप पैदल चलते थे, आज आप एरोप्लेन से चले जाते हो, है ना। तो ये क्या हुआ भाई? टेक्नोलॉजिकल चेंज। टेक्नोलॉजिकल चेंज आपका वक्त बचाता है ना भाई, आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कुछ ये बातें आप लिख देना। नाउ सोशल बेटा, कौन सा बेटा? सोशल। सोशल क्या होता है? पॉलिटिकल था द एटीट्यूड ऑफ पार्टी, गवर्नमेंट पार्टी, है ना। द एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी। सोशल क्या होता है? द एटीट्यूड ऑफ पीपल, द एटीट्यूड ऑफ पीपल। आपके प्रोडक्ट के टूवर्ड पीपल का एटीट्यूड कैसा है, पता नहीं है कुछ। आप बेटा इंग्लैंड में गए और आपने सोचा नकाब का बिजनेस स्टार्ट करूंगा, बुर्खा बेचूंगा मैं वहां पर, वहां एटीट्यूड क्या होगा? नेगेटिव एटीट्यूड होगा। ये बेच रहे हैं ये वो, बता रही है आपको समझ में? बता रही है आप लोगों को? आप अभी कुंभ का मेला चल रहा है, आप कुंभ के मेले में चले जाओ और कुछ ऐसे प्रोडक्ट बेचो, वो जो आती है ना, तस्वीर आती है ना, जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, तस्वीर बेचो तुम कुंभ के मेले में, बिक जाएंगी क्या? बताओ भाई। इस्लामिक पिक्चर्स बेचो तुम कुंभ के मेले में, बिक जाएंगी क्या? नहीं बिकेंगी। तो आपको पहले ये भी देखना पड़ेगा कि लोगों का एटीट्यूड क्या है। सोशली वो लोग किस चीज से कनेक्टेड है और किस चीज से कनेक्टेड नहीं है। आदिवासियों में आप जाके कार बेचोगे, बिक जाएगी? आदिवासी लोगों में नहीं बिकेगी। क्यों नहीं बिकेगी भैया? क्योंकि वो सोशली कनेक्टेड नहीं है। नहीं है समझ में आपको? सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ टर्म्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी इन व्हिच बिजनेस इज एग्जिस्ट। जहां बिजनेस एग्जिस्ट करता है वहां की सोसाइटी का जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है। बहुत सी चीजें आज भी आप अपने पेरेंट्स से सुनते होगे बेटा कि ये नहीं ऐसे करना चाहिए, आपको पता है ये चीज गलत है, लेकिन फिर भी आपके पेरेंट कह रहे हैं नहीं भैया सदियों से होता आ रहा है, ये तो सदियों से होता आ रहा है। तो ये क्या है? सोशल है बेटा। बता रहे आपको समझ, थोड़ा टाइम लगता है बेटा सोसाइटी को चेंज होने में। उनका टेस्ट क्या है, उनका प्रेफरेंस क्या है, बता नहीं आप लोग। तुम बेटा मुस्लिम एरिया में शराब बेच रहे हो, रमजानों के महीने में मुस्लिम एरिया में शराब बेच रहे हो, बिक जाएगी? नहीं बिकेगी ना। इसी तरीके से आप हिंदू एरिया में बेटा गोश्त बेच रहे हो, बिक जाएगा? नहीं बिकेगा ना। आप इंग्लैंड में बुर्का बेच रहे हो, बिक जाएगा? क्यों नहीं बिक रहा है? क्या वो खरीद नहीं सकते? नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। क्या वो उनकी इकोनॉमिक हालत बुरी है? क्या गवर्नमेंट मना कर रही है? क्या लॉ मना कर रहा है? क्या टेक्नोलॉजी की तो छोड़ो, वो सोशली कनेक्टेड नहीं है उस चीज से। उनकी जो संस्कृति है वो अलग है और कुछ लोगों की जो संस्कृति है वो अलग है। यही खूबसूरती है बेटा इस दुनिया की। कुछ लोगों की संस्कृति अपनी अलग है, कुछ लोगों की संस्कृति अपनी अलग है। सबकी संस्कृति अगर एक जैसी हो जाएगी तो प्रोडक्ट सारे एक जैसे बिकेंगे। बता रही आप लोगों को समझ में क्या नहीं आ रही? बताओ। बोलो। सऊदी अरब के लोग थे बेटा, वो ये पालक का साग, मेथी का साग कहाँ से खाते? बताओ भाई, कहाँ से खाते? वो तो मांस ही खाते भाई। उनकी जमीनें ऐसी हैं, उसमें निकलता ही नहीं पालक का साग, मूली। बताओ भाई कैसे खा लेते वो? तो वो सोशली फिर वो क्या होगा? नॉन वेजिटेरियन होगा सोशली। यहाँ सब कुछ था, गाजर भी थी, पालक का साग भी था, मेथी का साग भी था, तो यहाँ पर वेजिटेरियन भी रहे और नॉन वेजिटेरियन भी रहे लोग। यहाँ सब भी कुछ था बेटा। समझ में आया नहीं आया? तो किससे याद रखेंगे बेटा? पैस्टल। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल बेटा। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? कितने होते हैं एक्सटर्नल डायमेंशंस? इसे एक्सटर्नल फोर्सेस भी बोलते हैं बेटा। और ये कितनी होगी बेटा? 5। ठीक है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा और बताऊं बेटा। चलो थोड़ा सा मैं बताऊं इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में। ये कौन सा था? इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट को याद रखना बेटा कॉस्मिक से, COSMIC, कॉस्मिक। ठीक है। हमने इसे किससे याद रखा? पैस्टल से। पैस्टल तो दुनिया बोलती है, कॉस्मिक दुनिया नहीं बोलती। ये होता है इंटरनल एनवायरनमेंट। देखो एक्सटर्नल फोर्सेस से भी आपको फर्क पड़ता है। पॉलिटिकल से आपको फर्क पड़ा, इकोनॉमी से आपको फर्क पड़ा, सोशल से आपको फर्क पड़ा, टेक्नोलॉजी से आपको फर्क पड़ा, लीगल से आपको फर्क पड़ा, इनसे भी फर्क पड़ता है। देखो C फॉर बताओ। C4 कस्टमर,
आपको अपने कस्टमर से फर्क पड़ता नहीं है। आपका कस्टमर है, वो खरीदना चाहता है कुछ और, आप बेच रहे हो कुछ और, बिक जाएगा क्या? नहीं। आपको कस्टमर से बेटा फर्क पड़ता है। ओ से ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का स्टाइल क्या है? फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, डिविजनल है, फंक्शनल है। ऑर्गेनाइजेशन का, आपका जो बिजनेस की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उससे फर्क पड़ता है। एज फॉर सप्लायर, आप जिससे माल खरीद रहे हो उससे आपसे फर्क पड़ता है। सप्लायर ने कह दी मैं माल नहीं दूंगा पहचान भाई आपको कल से, फर्क पड़ा नहीं पड़ा भैया? कस्टमर से फर्क पड़ा, ऑर्गेनाइजेशन से फर्क पड़ा, सप्लायर से फर्क पड़ा। एम फॉर मार्केट, मार्केट से फर्क पड़ेगा भैया नहीं पड़ेगा? पड़ेगा है। आप सैलानी पे बेचो जाके, सैलानी पे सैलानी वाला आइटम बेचोगे तो बिकेगा नहीं बिकेगा? आप अलग दुकान लेके बैठे हो, आप अपने घर में दुकान लेके बैठे हो बेटा, चूड़ी की दुकान आप अपने घर में लेके बैठे हो, चल जाएगी? सैलानी में बैठोगे तो चल जाएगी। मार्केट से फर्क पड़ता है बेटा। मार्केट समझते हो क्या होती है? ई फॉर इंटरमीडिएटरीज, इंटरमीडिएटरी समझते हो? मिडिलमैन, दलाल। अच्छा, इंटरमीडिएटरी, हाँ इंटरमीडिएटरीज जो बीच में काम करवाते हैं। पर आ रही है। फिर सी फॉर कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं? कंपटीशन में जो आपके साथ कंपटीशन करते हैं, वही फर्क पड़ता है। कॉम्पिटिटर वाला बड़े प्यार मोहब्बत से बात करता है कस्टमर से, तुम गालियां दे के बात करो, तुम्हारा बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो इसे बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। ये आप खुद से सुधार सकते हो, ये आप खुद से सुधार सकते हो। कस्टमर अपना बना सकते हो अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन अपनी अच्छी बना सकते हो, सप्लायर अच्छे चूज कर सकते हो खुद ही। ये सब कुछ आप खुद चूज कर सकते हो। आप अपने कस्टमर चूज कर सकते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चूज कर सकते हो, अपने सप्लायर को चूज कर सकते हो, अपनी मार्केट चूज कर सकते हो, इकोनॉमी वो सॉरी इंटरमीडिएटरीज चूज कर सकते हो। आपकी मर्जी जिसके थ्रू बिकवाओ, अमेज़न की तरफ जाओ अमेज़न की तरफ बिकवाओ, और आप चाहो तो फ्लिपकार्ट की तरफ तो फ्लिपकार्ट की तरफ बिकवाओ। कॉम्पिटिटर्स आप हैंडल कर सकते हो, कॉम्पिटिटर से आप हैंडल कर सकते हो, मगर दिस इज नॉट इजी टू हैंडल, दिस इज नॉट इन योर कंट्रोल, दीज ऑल आर थिंग्स इन योर कंट्रोल। ये सब कॉस्मिक जो है वो सब आपके कंट्रोल में है, मगर ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में पॉलिटिक्स नहीं है बेटा, कुछ बड़े बिजनेसमैनों के में है, तो हो एक्सटर्नल भी आती है। भाई अडानी जी जो कहेंगे वही तो करेंगे मोदी जी, बोलो हाँ वही करेंगे बेटे, हकीकत बात है। और कल को राहुल गांधी भी वही करेंगे जो अंबानी जी कहेंगे, अडानी जी कहेंगे, वही उन्हें करना है, वो कर लेते हैं। कैसे करते हैं वो तो नहीं पता होगा, ये सब भी हो जाता है। लेकिन हम बुक्स में क्या पढ़ते हैं कि ये वाली जो चीजें होती हैं इस पे आपका कंट्रोल नहीं होता है और इस पे आपका कंट्रोल होता है बेटा। ये वाली बात बता रहे हैं आप लोगों से। इनमें से देखो टेक्नोलॉजी पे तो कंट्रोल नहीं है, रियलिटी अगर देखी जाए तो सोशल पे भी कंट्रोल नहीं है। जिससे नहीं खाना है गोश्त वो नहीं खाएगा, नहीं खा रहा तो फिर है ना भाई? में बेचे उसको। जिससे शराब नहीं पीनी है वो नहीं पिएगा। तो सोशली भी टेक्नोलॉजिकल भी कभी भी चेंज हो सकता है। इकोनॉमिकल हालात पे देखो पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा फर्क होता है। टैक्स ज्यादा लगा दिया तुमने, है ना? लीगल का भी बड़ा फर्क होता है बेटा लोगों पे, है ना? तो ये कुछ मिलके समझ में आएंगे बेटा डायमेंशन। बिजनेस की कितनी डायमेंशन है यार इसका बताना पड़ेगा। हाँ बताओ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल और टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरनमेंट। ठीक है? ठीक। और फिर बेटा इंटरनल में क्या था? कॉस्मिक, Cosmic, कस्टमर, कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर और मार्केट। कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर और फिर मार्केट, इंटरमीडिएट, competitor। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको मदद पहुंच जाएगा। ठीक है? ये आपका क्या था? बिजनेस एनवायरनमेंट में थोड़ा सा। हाँ बेटा, अब लास्ट है बेटा 2-3-4 बातें और हैं, बस खत्म हो चैप्टर। ठीक है? खत्म करा देंगे इसे आज, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आया नहीं आया? पक्का बेटा? ठीक है बेटा? डायमेंशंस हो गई, पेस्टल कीवर्ड्स हो गए, देख लेना। हाँ बेटा, कुछ केस स्टडी है, सुनो। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया reduce CRR cash reserve ratio by 0.5% to control recession। रिसेशन तो बहुत बड़ी चीज होती है, आप समझ पाओ नहीं समझ पाओ देख लूंगा, बाद में बता दूंगा। इकोनॉमी में दिस इज रिलेटेड टू विच डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कौन सी डायमेंशंस यहाँ पर? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, लीगल। बी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। CR बैंक बताओ बेटा, रिजर्व रेट जो है वो CRR कम कर रहा है। CRR होता है इकोनॉमी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होता है? इकोनॉमी से। कैश रिजर्व रेशियो पढ़े हो नहीं पढ़े इकोनॉमिक्स में? हाँ। कैश रिजर्व रेशियो, चलो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है। ठीक है? दूसरा
इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन, अरे यार मोबाइल फोन हैव नेगेटिवली इम्पैक्ट द बिजनेस ऑन कैमरा। अब भैया आपने भी तो वीडियो कैमरे से नहीं बना रहे हैं, कैमरा रखा है मेरे पास नीचे सच में लेकिन फिर भी अपने मोबाइल से बना रहे हैं। तो ये क्या चेंज आया? टेक्नोलॉजिकल। भाई पहले कैमरा बहुत बिकता था, लोग कैमरे रखते थे, निकॉन का कैमरा, बड़े बड़े कैमरे, मगर आज की डेट में कैमरे नहीं चल रहे क्योंकि मोबाइल से बड़े बड़े अच्छे कैमरे आने लगे। टेक्नोलॉजिकल क्या हो गया बेटा? चेंज हो गया। ठीक है। ममता राइस फूड लिमिटेड एक चावल बेचने की कंपनी थी, इज अ वेल नोन राइस प्रोड्यूसिंग कंपनी, बनाती थी। द सेल्स हैव बीन फॉलिंग डाउन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर की शुरुआत। हाँ, गिरने लगी सेल। द मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर भावना इज वरीड अबाउट दिस सिचुएशन, बड़ी टेंशन में आ गई भैया वो तो। विद अ व्यू टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ही मेड टीम टू फाइंड आउट द रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ सेल। उन्होंने एक टीम बनाई बेटा, क्यों सेल उनकी कम क्यों हो रही है। द टीम कंडक्ट द सर्वे एंड गिव फॉलोइंग 4 रीजन फॉर द डाउनफॉल टू कंपनी सेल। 4 रीजन पता चले। ठीक है, कौन कौन सा पता चला? ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई भैया। कौन सा है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। पैसे पे फर्क पड़ा नहीं पड़ा? आपको लगेगा भैया लीगल है, लगेगा नहीं लगेगा लीगल है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ रही है, टैक्स रेट बढ़ रहा है। इकोनॉमिकल है ये सब चीजें यहाँ बेटा, इकोनॉमिकल है। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ अदर एस्टैब्लिश्ड सब्स्टिट्यूट, टेस्ट ऑफ पीपल, टेस्ट ऑफ पीपल बदल गया, सोशल। बहुत बढ़िया बेटा। द कॉम्पिटिटर्स इंपोर्ट न्यू टेक्नोलॉजी, अरे न्यू टेक्नोलॉजी ड्यू टू स्टैंड विद नेबरिंग कंट्रीज गवर्नमेंट, कंट्री की गवर्नमेंट, भाई कंट्री की गवर्नमेंट, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, पॉलिटिकल, बस हो गया। ठीक है बेटा। अब बेटा हेडिंग डालो, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है बेटा, चलो देखो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। देखो हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या बेटा, पहले वो डिस्कस कर लो क्या क्या पढ़ा आपने। सबसे पहले पढ़ा बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, द सराउंडिंग बिजनेस एक्टिविटीज इज नोन एज बिजनेस इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट स्कैनिंग पढ़ा, ठीक है, इन्वायरमेंट स्कैनिंग पढ़ लिया। उसके कुछ फीचर्स पढ़े, डायनामिक होता है, अनसर्टेन होता है और कॉम्प्लेक्स होता है और रिलेटेड होता है। ये चार याद रखने ना। उसके बाद उसके फायदे पढ़े, स्वेप्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स से उसके फायदे पढ़े बेटा। उसके बाद हमने पढ़ी उसकी डायमेंशन, पॉलिटिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल, लीगल। ठीक बेटा। अब इस चैप्टर में थर्ड फेज स्टार्ट होता है बेटा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या होता है बेटा? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। कब आई थी यार इसका? 19 या 20? 1991। क्या आई थी बेटा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? कौन लाया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? डॉक्टर मनमोहन सिंह। 3 major component of new economic policy. What is new economic policy? What is new economic policy? अच्छा, न्यू का मतलब क्या होता है? नया। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? हर कंट्री की अपनी एक इकोनॉमिक पॉलिसी होती है। कैसे वो अपनी कंट्री को चलाना चाहते हैं। जिन कंट्रीज की इकोनॉमिक पॉलिसीज अच्छी होती हैं बेटा वो अच्छे से ग्रो करती हैं, जिनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज बुरी होती हैं वो ग्रो अच्छे से नहीं कर पाती बेटा। तो 1991 में इंडिया के हालात बहुत बुरे थे बेटा, खाने के लिए ज्यादा खाना नहीं था। समझ पा रहे हो आप लोग बात बेटा? तो क्या हुआ 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया ने क्या की बेटा? स्टार्ट की। बनाई होगी पहले फिर स्टार्ट की होगी बेटा। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से आज हम जो कह रहे हैं ना, हम वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन रहे हैं। ये क्यों बन गए बेटा? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से बन गए। हम दुनिया में 5वें सबसे अमीर देश हैं, मतलब उसके हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से। ठीक बेटा, 5वां या 6वां आए थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बेटा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 कंपोनेंट हैं बेटा जो हमें पढ़ने पड़ेंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 1991 में मनमोहन सिंह ने कहा कि हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज लेके आएंगे और इसके अंदर हम 3 बड़े बदलाव करेंगे। भाई न्यू है तो कुछ बदलाव होगा तभी तो न्यू है। बोलो भाई। डिमोनेटाइजेशन में पहले चलता था 500 का मोटा सा नोट, बड़ा चौड़ा लाल किला बना होता था पीछे। आज की डेट में कुछ और चल रहा है। तो न्यू नोट है नहीं है तो कुछ बदला है तभी तो न्यू है।
तो 1991 में उन्होंने कहा लिबरलाइजेशन करो, प्राइवेटाइजेशन करो और ग्लोबलाइजेशन करो, एलपीजी करो। क्या करो भैया? एलपीजी करो। मनमोहन सिंह बहुत बड़े इंडियन फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है बेटा वो, मनमोहन सिंह। अब तो डेथ हो गई उनकी, है ना। लिबरलाइजेशन, लिबरल, व्हाट इज लिबरल मींस? आजकल लिबरल मतलब क्या होता है? लिबर्टी क्या होती है? लिबर्टी होती है आजादी। मनमोहन सिंह ने 1991 में कहा कि बिजनेस को करो लिबरल। पहले बिजनेस में थी बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस, ये लाइसेंस लो, वो लाइसेंस लो, ये करो, वो करो, ऐसे जाओ, वैसे जाओ। तो मनमोहन सिंह ने कही सब चीजें हटाओ, एबोलिशन ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस ज्यादा, मैक्सिमम चीजों से लाइसेंस क्या कर दिए? खत्म कर दिए। कैसे खत्म किए बेटा? अगर पेपर वर्क ज्यादा होता है तो बिजनेस स्टार्ट करने में टाइम लगता है, नहीं लगता है? बताओ भैया। लिबरलाइजेशन आया 1991 में, कतई लिबरल कर दिया कि भाई कर लो बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं है, घर बैठ के बिजनेस कर लो। आज फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्या? पार्टनरशिप का फर्म का रजिस्ट्रेशन क्या कंपलसरी है? भाई जाओ अपना काम करो, है ना भाई। तो लिबरल का मतलब क्या होता है? देखो, लिबरलाइजेशन रेफर टू द एंड ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस का एरा क्या हो गया? खत्म हो गया। क्वाइटर द मैनी मोर रेस्ट्रिक्शंस, जो रेस्ट्रिक्शंस थी वो क्या कर दी? कम कर दी। अब कहीं कहीं रेस्ट्रिक्शंस बेटा लगना भी जरूरी है। अगर आरा मशीन होती है उस पर रेस्ट्रिक्शंस ना लगाई जाए, सब पेड़े गायब कर देंगे लोग, तो है ना भैया। अरे इसका क्या कर रहे हो? अगर आरा मशीन का लाइसेंस ना लगाया जाए, हर इंसान आरा मशीन लगा ले, तो आरा मशीन में इतना बेटा इन्वेस्टमेंट तो है नहीं लाइसेंस के बिना। लाइसेंस ही तो बड़ा इन्वेस्टमेंट है वहां पर। तो बेटा सब पेड़ सब गायब कर देंगे। तो ऐसा नहीं, लिबरलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि पूरे ही लाइसेंस खत्म कर दिया, हर जगह से लाइसेंस खत्म कर दिया, सब लोग AK-47 लेके घूमेंगे। कुछ जगह कोई लाइसेंस नहीं। कुछ जगहों से जो जनरली चीजें होती हैं वहां से लाइसेंस खत्म कर हटा दिए बेटा, पेपर वर्क कम कर दिया। Abolition of license except in few, कुछ छोड़ के सब में से हटा दिए। No restrictions on expansions, जो एक्सपेंशंस होते हैं ना, बिजनेस एक्सपेंशंस होता है बेटा। एक्सपेंशंस का मतलब होता है बढ़ाना बिजनेस। तो अब कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आज की डेट में देखो तुम, मुकेश अंबानी कपड़े के काम में भी हैं, मुकेश अंबानी आम के काम में भी हैं, आम जो होता है ना उसके काम में भी हैं, मुकेश अंबानी केमिकल के काम में भी हैं, मुकेश अंबानी ब्रॉडकास्टिंग के काम में भी हैं। उनके चैनल है बेटा खुद के, न्यूज 18 जितने हैं सब उन्हीं के हैं। अच्छा। फिर मुकेश अंबानी तुम्हारे बेटा ये नेटवर्क के काम में भी हैं, जियो के काम में भी। फिर मुकेश अंबानी की तुम्हारी IPL टीम भी है। फिर कितने काम गिनाऊं मैं तुम्हें? तो ये क्या है? बिजनेस क्या कर रहे हैं? एक्सपेंड कर रहे हैं अपना बिजनेस। एक्सपेंशन कहीं कहीं पर गलत भी है बेटा। एक्सपेंशन कहीं ना कहीं पर गलत भी है बेटा। रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट, लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है? टैक्स रेट क्या कर दिया? कम कर दिया। अब तो बढ़ गया है बेटा। लिबरलाइजेशन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी, क्या कर दी बेटा? कम कर दी कि भैया एक सर्टिफिकेट लो और भेजो बाहर माल, और बाहर से माल मंगाओ बेटा। इजी एंड सिंप्लीफाइंग एंड प्रोसीजर, बहुत इजी प्रोसीजर कर दिया। लिबरलाइजेशन का कुल मतलब ये है कि कम से कम पेपर वर्क कर दिया। कम से कम क्या कर दिया? पेपर वर्क कर दिया। अब इतनी जहमतें आपको नहीं उठानी पड़ती हैं बिजनेस करने में, आपको लिबरल कर दिया। नाउ बेटा प्राइवेटाइजेशन, पहले जो चीजें सरकार की हुआ करती थी वहां पर क्या कर दिया? प्राइवेटाइजेशन। पहले आपको टिकट बुक करना पड़ता था, आप कहां बुक करते थे? IRCTC पे करते थे। IRCTC पे करते थे ना, गवर्नमेंट का ऐप होता था। आज टिकट बुक करना होता है चाहे IRCTC पे, चाहे IRCTC पे करो और कहीं और करना है बेटा, एक्सवीगो, ये जितने ऐप है, मतलब जो मुझे नाम नहीं याद है, इन पे करना चाह रहे हो इन पे कर लो। तो प्राइवेटाइजेशन कर लिया। पहले कुछ काम सिर्फ कौन कर सकती थी? गवर्नमेंट कर सकती थी। लेकिन आज की डेट में वही काम बेटा लोग भी कर सकते हैं। पहले जो रोड वूड पड़ते थे सब गवर्नमेंट की डालती थी, आज की डेट में क्या है? कंपनियां भी डाल रही हैं। प्राइवेटाइजेशन रेफर टू गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को रोल बढ़ा दिया प्राइवेट सेक्टर का। रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का रोल क्या कर दिया? कम कर दिया। पब्लिक सेक्टर इज द गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक बेटा। टू एग्जीक्यूट पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट टुक द फॉलोइंग स्टेप। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर का क्या कर दिया? डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। समझते हो डिसइन्वेस्टमेंट को? ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को बांट दिया किसमें? प्राइवेट सेक्टर में। अब गवर्नमेंट से यहाँ पर गलती ये हो जाती है बेटा, कुछ चंद लोगों को बांट देती है,
6 एयरपोर्ट 6 के पूरे अडानी जी को दे दिए, 6 एयरपोर्ट 6 के 6 अडानी जी को दे दिए। ये गलत है। करो प्राइवेटाइजेशन करो, लेकिन पूरे देश का ख्याल रखो। एक अडानी को दो, एक अंबानी को दो, एक आरिफ खान को दो, एक तुम्हें दो, सबको दो बेटा एक तरीके से, ठीक है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए इक्विटेबल होना चाहिए। Dilution of stake of government if the process of disinvestment private sector acquire more than 51%। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर 51% से ज्यादा ले लेता था किसी गवर्नमेंट का हिस्सा, तो वो उसका क्या कर देते थे, डाइवेस्टमेंट भी कर देते थे, खत्म कर देते थे, पूरा कैसे देते थे, प्राइवेट कर देते थे। जो कल चीजें पब्लिक थी वो आज की डेट में क्या हो गई, प्राइवेट हो गई। प्राइवेटाइजेशन के अपने फायदे हैं बेटा, और प्राइवेटाइजेशन के अपने नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं बेटा, सर्विस अच्छी मिल जाती है। गवर्नमेंट, ये गलती तो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट सर्विस खुद क्यों अच्छी नहीं दे रही, और देश की गवर्नमेंट दे रही है नहीं दे रही है। जापान की गवर्नमेंट, वहां की एजुकेशन फ्री है नहीं है, वहां की हेल्थ केयर फ्री है नहीं है, यहाँ नहीं है। ये तो गलती गवर्नमेंट की है। अगर आप ये कह रहे हो कि प्राइवेट में, इसमें भी लिखा होगा बेटा कि प्राइवेट का ये फायदा है कि आपको अच्छी सर्विस मिल जाती है, तो ये प्राइवेट का फायदा तो ये तो गवर्नमेंट का नुकसान है। गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही है अच्छी सर्विस? क्या गवर्नमेंट आपसे जीएसटी नहीं ले रही है? क्या गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं ले रही है? जब आपसे इनकम टैक्स ले रही है, आपसे जीएसटी, चलो इनकम टैक्स तो हर आदमी नहीं पे कर रहा है, लेकिन जीएसटी तो हर आदमी पे कर रहा है। अपनी कमाई का 20 से 25% हिस्सा तो दे ही रहा है। तो ये गवर्नमेंट की 20-25% हिस्सा अगर गवर्नमेंट आपकी कमाई का ले रही है, तो आपके खर्चों का 20-25% गवर्नमेंट को लेना चाहिए। चलो आज की डेट में पानी तो आ रहा है, पानी तो ले आते हो भर के, पानी दे रही है, उसके अलावा देखो लाइट भी मेरी नहीं दे रही है, लाइट में भी अच्छा खासा खर्चा हो जा रहा है। कुल मिला के बात आ रही है आपको समझ में? प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब था? जो चीजें कल गवर्नमेंट कर रही थी वही चीजें प्राइवेट सेक्टर में डाइवेस्टमेंट कर दिया और डिसॉल्यूशन भी कर दिया। कभी कभी अगर 51% से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर ने ले लिया तो डिसॉल्यूशन। कल आप देखते थे बहुत सी चीजें सिर्फ गवर्नमेंट ही कर पाती थी, लोग नहीं कर पाते थे। आज की डेट में बेटा वही काम प्राइवेट भी कर सकते हैं। पहले आईआरसीटीसी पे ही टिकट बुक होते थे खाली, आज की डेट में आप किसी से भी चाहो टिकट खरीद सकते हो। प्राइवेटाइजेशन हो गया एक तरीके से। समझ में आया बेटा बात? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन, पहले इंडिया का आदमी सिर्फ इंडिया में बेच रहा था, अब बिजनेस क्या होगा, इंटरनेशनल होगा, ग्लोबलाइजेशन हो गया। देखो भाई, बिजनेस को एक्सपेंड करने के काफी तरीके होते हैं, 4 तरीके होते हैं कुल मिला के। एंस ऑफ मैट्रिक्स होता है, आपको इतना नहीं पढ़ना। इंटरनेशनल, पहले क्या होता था, आप इंडिया का प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में बेच रहे थे, आज आप क्या कर रहे हो बेटा, वर्ल्ड वाइड बेच रहे हो और वर्ल्ड वाइड खरीद भी रहे हो। वर्ल्ड वाइड बेच भी रहे हो और वर्ल्ड वाइड खरीद भी रहे हो। पूरी दुनिया आज की डेट में आपका क्या बन गई, घर बन गई। इट रेफर टू द इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड। Till 1991, Indian government has followed strict policy in regard to import the foreign investment is regard to licensing of import traffic। पहले FDI जो आती थी ना, FDI वो बड़ी मुश्किल से आती थी। यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत टफ थे। जब से इन्होंने ग्लोबलाइजेशन किया, बाहर से बहुत पैसा आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, बाहर से बहुत क्या आया बेटा, पैसा आया, लोगों ने यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया। लोग इंडिया में क्यों बिजनेस करते हैं? इंडिया की लेबर जो है बहुत है, इंडिया में लोग बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है, तो लेबर क्या इंडिया की बड़ी चीप है, सस्ते में इंडिया में लेबर मिल जाती है। और मैंने तुमसे पहले भी कहा, लेबर जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो 1991 से पहले बहुत टफ रूल थे। कैसे थे रूल? टफ थे। 1991 में रूल्स एंड रेगुलेशंस को इतना आसान कर दिया। देखो, एक एक्ट होता है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एक होता है बेटा फेमा। ये पहले हुआ करता था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अब ये हो गया मैनेजमेंट एक्ट, 2000 में हुआ फिलहाल, 1999 में, 9 साल बाद 8 साल बाद इसके। पहले रेगुलेट करती थी गवर्नमेंट कि तुम बाहर ले जाओगे पैसा या नहीं ले जाओगे, अब मैनेज करती है, ले जाओगे, किस लिए ले जाओगे बता दो बस। पहले तुम ले जा सकते हो, नहीं ले जा सकते। सिर्फ पहले किसके लिए देती थी? मेडिसिन के लिए, इलाज के लिए, घूमने उमने के लिए नहीं। आज की डेट में दुबई आदमी जा रहा है, घूमने नहीं जा रहा है, तो क्यों जा रहा है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से। किसकी वजह से बेटा? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। समझ में आया? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई? 1991 में।
एमसीक्यूज में आ सकता है 1991 वन में में, ठीक है। क्या कहता है इसमें? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन Globalization. एंड ग्लोबलाइजेशन। देखो बेटे इसका फायदा क्या क्या हुआ? बंदों लिबरलाइजेशन खोल दिया इसका फायदा क्या क्या फ्रीडम मिल गई हुआ बेटा? इसका क्या क्या फायदा हुआ? पहले आपका कंपटीशन किससे होता था? सिर्फ इंडिया के लोग। इंडिया में होता मुकेश अंबानी का पहले कंपटीशन किससे था? सिर्फ इंडिया के चंद लोगों से। आज की डेट में पूरे वर्ल्ड से कंपटीशन है। इसका फायदा हुआ इंक्रीज कंपटीशन। कंपटीशन इंक्रीज हुआ कंपटीशन कंपटीशन इंक्रीज हुआ। और बेटा मोर डिमांडिंग कस्टमर, कंपटीशन इंक्रीज हुआ। अरे भाई पहले सिर्फ इंडिया में बेच रहे थे तो इंडिया में कंपटीशन था। हाँ। आज पूरी दुनिया में बेच रहे हो तो पूरी दुनिया में कंपटीशन बढ़ गया। आप मोर डिमांडिंग कस्टमर, कस्टमर की डिमांड भी बेटा ज्यादा से ज्यादा बढ़ी। कैसे बढ़ी? देखो, प्रायर टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देयर वाज अ फ्यू इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन यूनिट। पहले बहुत कम इंडस्ट्री होती थी, बहुत कम प्रोडक्ट होते थे। जब कम प्रोडक्ट होंगे तो कम डिमांड होगी। बता रही है समझ में? यार भाई 4 चीजें हैं तो 4 में से ही तो चूज करोगे। जब 50 चीजें बननी है तो 50 में से चूज करोगे, नहीं करोगे? ईमानदारी से बताओ, पहले मोबाइल इंसान कौन सा चलाता था? कीपैड। आईफोन, वो आईफोन आया तो छोटा बड़ा आईफोन चलाने लगा, है ना। लेकिन आज की डेट में मोबाइल फोन कितने हैं? जब ज्यादा मोबाइल फोन है तो मोर डिमांडिंग कस्टमर नहीं होंगे। अब वो चूज करेगा सबसे बेस्ट कौन सा है। कस्टमर की डिमांड बढ़ी, कंपटीशन तो बढ़ा ही बढ़ा, कस्टमर की डिमांड भी बढ़ने लगी। more freedom, रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अरे भैया टेक्नोलॉजी तो बहुत ही जल्दी से चेंज हुई। ग्लोबलाइजेशन, पहले इंडियन टेक्नोलॉजी सिर्फ देखते थे, आज की डेट में आप देखते हो जापानीज टेक्नोलॉजी से बना नया यंत्र, है ना भाई। तो भाई टेक्नोलॉजी बड़ी चेंज हुई। नेसेसिटी फॉर चेंज, पहले क्या होता था? इंडिया में हुआ, अमेरिका में चेंज हुआ, आपको फर्क ही नहीं पड़ता था। जापान में चेंज होता था, आपको फर्क ही नहीं पड़ता था। आज की डेट में आपको भैया फर्क पड़ता है, तो आपको महसूस भी होता है कि नेसेसिटी फॉर चेंज करना चाहिए बेटा। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, आज की डेट में आपको अनस्किल्ड लेबर चाहिए या स्किल्ड लेबर चाहिए? स्किल्ड क्यों चाहिए? क्योंकि कस्टमर की डिमांड मोर इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही तो आपको एफिशिएंट या एफिशिएंसी से काम करना पड़ेगा। अगर जरा सी कॉस्ट बढ़ी तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई, नहीं बेच पाओगे। तो क्या होना चाहिए बेटा? मार्केट ओरिएंटेशन, ठीक है, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, आज की डेट में एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बात आ रही है आपको समझ में बेटा? आपने प्रोडक्ट ऐसे बनाया बेटा जो अमेरिका में बिकेगा खाली, तो एक्सपोर्ट तो करना पड़ेगा बेटा। बात आ रही है आपको समझ में? मैनेजिकल रीजन टू चेंज इन बिजनेस, ये कटा हुआ है बेटा आपके में दोनों में, है ना बेटा? फिलहाल पढ़ लो, कुछ बात नहीं है। मैनेजिकल रीजन टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे कैसे चेंज हुआ बेटा? क्या मैनेजिकल रिस्पांस टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या रिस्पांस रहा मैनेजर्स का बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज होने में? देखो भाई, डाइवर्सिफिकेशन आया। पहले इंसान एक तरीके का बिजनेस करता था, एक जगह बिजनेस करता था, अब दुनिया की तमाम जगहों पे बिजनेस करता है, अलग अलग प्रोडक्ट बेचता है, इसे बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का अर्थ का मतलब होता है न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट। एनसॉप मैट्रिक्स में इसका मतलब होता है न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट। पहले तुम बेटा बेच रहे थे आम, अब तुम बेचने लगे बेटा क्या? चावल भी बेचने लगे। पहले बेचते थे सिर्फ इंडिया में, आज की डेट में अमेरिका में भी बेचने लगे, तो इसे बोलेंगे न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट। डाइवर्सिफिकेशन, लोगों ने क्या करा? डाइवर्सिफाइड करा, बिजनेस को बड़ा किया। ज्वाइंट वेंचर, कोलैबोरेशन, मर्जर, अलायंस, लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलके काम करा। जैसे कि मारुति ने सुजुकी से मिलके क्या बना ली? मारुति सुजुकी मिलके काम करा। स्टार वर्क ने बेटा टाटा से मिलके काम करा, ठीक है। ब्रांड बिल्डिंग, लोगों ने क्या बनाना स्टार्ट कर दिए? ब्रांड बनाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि क्या बिकेगा? ओनली ब्रांड बिकेगा। यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बेटा नई से नई टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा। भाई कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है आज की डेट में? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इम्प्रूव कंपनसेशन लेवल, विद द एंट्री ऑफ एमएनसीज, एमएनसी आई नहीं आई, मल्टीनेशनल कंपनीज, देयर इज अ लॉट of change seen in the salary package, salary package change हुए, वही compensation जो मिलता है सैलरी। कस्टमर फोकस, मार्केट कैसी बनी?
कस्टमर फोकस। अगर कस्टमर के हिसाब से आज की डेट में प्रोडक्ट नहीं बनाओगे तो नहीं चलने वाला। डिमोनेटाइजेशन का क्या फायदा होता है? डिमोनेटाइजेशन बोलते हैं बेटा नोटबंदी को। कब आई थी, क्या होती है बेटा? 500 का और 1000 का नोट बंद हो गया था डिमोनेटाइजेशन में। मोदी जी आए थे रात 8 बजे और बोले आज के बाद पुराने नोट रद्दी के माफी के नहीं चलेंगे। फीचर्स डिमोनेटाइजेशन के क्या है? डिमोनेटाइजेशन एज ए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स। डिमोनेटाइजेशन क्यों करी गई थी? इसलिए करी गई थी कि जो पैसा छुपा हुआ रखा है वो बाहर आ जाए, पता चल जाए किसके पास कितनी ब्लैक मनी है। नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेशन। जिन लोगों ने टैक्स इन्वेट किया है, जिन लोगों ने टैक्स की चोरी की है, उन पे कोई रहमदिली नहीं दिलाई जाएगी। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, कुल मिला के टैक्स की वजह से डिमोनेटाइजेशन की गई थी। जो ब्लैक मनी छुपी हुई है वो निकल के आ जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। सब ब्लैक से व्हाइट कर लिया। सब ब्लैक से व्हाइट हो गया। व्हाइट क्या हो गया? वो रहा ब्लैक ही, ब्लैक से ब्लैक ही रहा। पैसा तो बर्बाद होता है ना बेटा। जब कोई एक पॉलिसी लेके आओगे, बैंकों के आगे भीड़ लगेगी, लोग काम पे नहीं जाएंगे, अपना पैसा चेंज करेंगे, काम पे नहीं जाएंगे, तो इंडिया की इकोनॉमी तो लो होगी ना। 50 दिन लोगों ने काम तो नहीं किया ना। फ्री फ्लो ऑफ गुड, फ्री फ्लो ऑफ गुड बिटवीन डिफरेंट कंट्री। एक कंट्री से दूसरी कंट्री। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भाई, एक कंट्री ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है, बताओ भाई। लिबरलाइजेशन इज रिड्यूस द गुड एंड सर्विस, इंक्रीज रिडक्शंस इन फॉर्मेलिटी, टैक्स एंड टैरिफ। सही, बिल्कुल। Which of the following does not explain the impact of government policy change in business and industry? किस चीज का फर्क नहीं पड़ता? देखो, which of the following does not explain the impact of government policy change on business and industry? increase competition, more demanding customer, भैया बड़े ग्लोबलाइजेशन की वजह से more demanding customer हुए नहीं हुए? increase in competition हुआ नहीं हुआ? market orientation हुआ नहीं हुआ? ये नहीं हुआ। चेंज इन एग्रीकल्चर प्राइस, एग्रीकल्चर प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। एक और है, लास्ट देखो। अमायरा इज अ 7-year-old girl. She planned with her father to give a gift on her mother's birthday. She took her piggy bank to shopkeepers with her father. Piggy bank गया, अपने फादर के साथ लेके गई बेचारी। She settled a purse for her mother. एक पर्स खरीदा उसने अपनी माँ के लिए। Took out the note of 1000 from the piggy bank. Piggy bank से पुराना नोट निकाला किसका? 1000 का। The shopkeeper refused to take that one. शॉपकीपर ने कहा ये 1000 काम कैसे ले लेंगे, ये तो चलना बंद हो गया। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? डिमोनेटाइजेशन की। 3 फीचर डिमोनेटाइजेशन के 3 फीचर बताओ। टैक्स के लिए हुआ था, ब्लैक मनी के लिए हुआ था, टैक्स के लिए हुआ था। पता चल जाए किसके पास कितना पैसा छुपा के रखा है। कब हुआ था? 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 देख रहे हो, बुक वालों ने डेट दी है। 8 नवंबर 2016 वाज द डे व्हेन 500 और 1000 नोट डिमोनेटाइज हो गया। डिमोनेटाइजेशन के क्या मतलब हुआ? बंद हो, नोटबंदी। ये बेटा एक बार पढ़ लेना, लास्ट में बस हो जाएगा। एक बार देख लो हमने क्या क्या पढ़ा है। बिजनेस एनवायरनमेंट, सबसे पहले हमने पढ़ा मीनिंग। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? मीनिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है बेटा? द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एक्सिस्ट। बिजनेस के आसपास की जो सराउंडिंग होती है वो क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स। डायनामिक होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, रिलेटेड होता है और अनसर्टेन होता है। किसी को नहीं पता कल क्या हो जाएगा। फायदे क्या हैं? स्ट्रेंथ पता चल जाती है, वीकनेस पता चल जाती है, अपॉर्चुनिटी पता चल जाती है, थ्रेट पता चल जाती है। पॉलिसी मेकिंग में हमारी मदद करता है, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस होता है। ठीक ना बेटा? फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है। उसके बाद बेटा पेस्टल। उसके बाद क्या? डायमेंशंस कौन कौन? इसमें डायमेंशंस नहीं दे रखी है, नहीं है यहाँ। डायमेंशंस बेटा कौन कौन सी डायमेंशंस हैं? फोर्सेस, पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। ये क्या होता है बेटा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सीए इंटरमीडिएट में पूरा चैप्टर है बेटा, एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक बेटा? फिर इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? कॉस्मिक, पढ़ लेना ऐसे, ठीक है? फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई? 2016। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। कौन लेके आया? मनमोहन सिंह। क्या क्या था? 3 कंपोनेंट इसमें, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। क्या फायदा हुआ इसका? कंपटीशन इंक्रीज हुआ, मार्केट ओरिएंटेशन बनी, मार्केट में ओरिएंटेशन, मोर डिमांडिंग कस्टमर हुआ,
3 हो गए, और बताओ। फायदा चेंज, नेसेसिटी फॉर चेंज, टैरिफ सैलरी बढ़ी लोगों की, टैक्स और एक्सपोर्ट बढ़ा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आसानी हुई, और कितनी चीजें हुई। ठीक है, फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन कब हुई? 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016। क्या मतलब था डिमोनेटाइजेशन का? 500 का और 1000 का नोट बंद बंद हो जाएगा, लीगल टेंडर नहीं रहेगा। लीगल टेंडर नहीं रहेगा, यही तो बोला था मोदी जी ने। हाँ है ना बेटा? याद है। इसके क्या Creating land. क्यों करा था? देखो कहीं फायदा नहीं लिखे इन बुक वालों ने भी। ये बता रहा है कि क्यों लिखा था इन्होंने, क्यों लिख करी डिमोनेटाइजेशन। इन्होंने डिमोनेटाइजेशन करी बेटा रियल मायनों में कि ब्लैक मनी वापस आ जाए, आतंकवाद खत्म हो जाए, और बड़े बड़े इन्हें लगा हो जाती है सरकार से गलतियां बेटा। किस सरकार से गलतियां नहीं होती? सबसे सबसे होती होती है ना। है। लेकिन लोगों को एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट की गलती के बाद। फिलहाल हमारा तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, कल प्लानिंग करेंगे, आसान चैप्टर है ना। प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन।